Good morning, everyone. Is audio video clear for all? Audio video clear है सबके लिए? Clear है audio video. चलिए, audio video is clear. एक बार पिक्चर शेयर कर देना. लास्ट क्लास में कहाँ तक किया था? मेरे ख्याल से थर्मल स्ट्रेसेस की बात कर रहे थे, बट स्टिल एक बार पिक्चर शेयर कर दो. Share the picture. What was the last point? थर्मल का एक प्रॉब्लम कराया था. हाँ, थर्मल में कौन सा केस कराया था एक बार वो देखना ना. सीरीज कनेक्शन भी हो गया था. थर्मल में सीरीज कनेक्शन भी करा दिया था. सीरीज कनेक्शन विद एंड सपोर्ट. और उसके ऊपर एक सवाल करा दिया था आपको. One problem was being discussed on that. भेजना, पिक्चर भेजना इसकी. भेजा है किसी ने? नहीं आया अभी तक. चलो जब तक भेजो, मैं स्टार्ट विद बेसिक अनाउंसमेंट्स. ऑफलाइन सेंटर फॉर गेट एनईएससी is live in Delhi now. Classes are starting from 26th of March. For existing plus and iconic learners, 50% off is available. You can scan this code for further information. आप इस कोड को स्कैन कर सकते हो फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए. देन प्रॉब्लम वाली फाइल अपलोड करते हैं. थर्मल स्ट्रेसेस चल रहे थे. एक सवाल करा दिया था ना. सो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल. और एक ये केस करा दिया था. यानी नट एंड बोल्ट अभी तक नहीं पहुंचा है हमारा. ठीक है. सीरीज कनेक्शन विद एंड सपोर्ट्स. कंप्रेशन, एक्सपेंशन और ये हमारी कंपैटिबिलिटी इक्वेशन. ठीक है. ठीक है. जरा बताना कौन सा सवाल लास्ट सवाल था हमारा. विच वॉज द लास्ट प्रॉब्लम दैट वी डिड. मेरे ख्याल से दिस वॉज द लास्ट प्रॉब्लम. ये तो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन थर्मल स्ट्रेसेस यहाँ से स्टार्ट हो गए. ये प्रॉब्लम लास्ट कराई होगी. दिस वुड हैव बीन द लास्ट प्रॉब्लम. ये सवाल लास्ट था हमारा. चलो थर्मल स्ट्रेसेस पे कंटिन्यू करते हैं. उसी में विल कंटिन्यू विद दैट. चेक दिस प्रॉब्लम. देखो अगला सवाल क्या है. ये देखो क्या पूछा है इसके अंदर. वही थर्मल स्ट्रेसेस है, उसी की एप्लीकेशन है. एट अ टेम्परेचर ऑफ 80 डिग्री सेल्सियस at a temperature of 80 degree Celsius, a steel tire of 12 mm thickness, steel tire है जिसकी 12 mm thickness है, 90 mm wide है, that is to be shrunk on a locomotive wheel. अच्छा, टायर को व्हील के ऊपर श्रिंक करना है. of 2 मीटर डायमीटर, उसका डायमीटर 2 मीटर है. just fits over the wheel. ठीक है. just fits over a wheel is at a temperature of 25 डिग्री सेल्सियस.
ठीक है, जो व्हील है उसका टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री है, और उसका डायमीटर कितना है, 2 मीटर का है। इसके ऊपर आपको टायर बिठाना है जो 80 डिग्री टेम्परेचर पे है और 12 mm की थिकनेस है, 90 मीटर वाइड है वो। डिटरमाइन द कॉन्टेक्ट प्रेशर बिटवीन द टायर एंड द व्हील असेंबली आफ्टर द असेंबली कूल्स टू 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जब टायर का टेम्परेचर भी 25 डिग्री हो जाता है तब बोल रहा है कॉन्टेक्ट प्रेशर निकाल दो दोनों के बीच में। नेग्लेक्ट द डिफॉर्मेशन ऑफ द व्हील कॉज्ड बाय द प्रेशर ऑफ द टायर, कॉज्ड बाय द प्रेशर ऑफ द टायर, टाइप नहीं है, टायर है ये। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन दे रखा है, ई दे रखा है। अच्छा, जरा बताना, जब टायर जो 80 डिग्री सेल्सियस पे है इसको व्हील के ऊपर बिठाओगे, इसका टेम्परेचर कम होगा, इसका टेम्परेचर कम होगा तो टेम्परेचर विल बी रिड्यूस्ड। अगर टेम्परेचर कम होगा, इसको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार 3D में बना के भी दे देता हूँ आपको, क्या सिचुएशन है, व्हाट द सिचुएशन इन एक्चुअल। थिकनेस भी दिखानी है ना, सो थिकनेस इज ऑल्सो देयर। देखते हैं, कोशिश करते हैं थिकनेस भी अगर दिख जाए तो। नाउ द थिकनेस कैन ऑल्सो बी शोन। लो, अब यहाँ से थोड़ी बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। ये सिचुएशन है, रेफरेंस के लिए यहाँ पर भी लाइन डाल देते हैं। इस लाइन को हटाओ। ये टायर भी है सर्कुलर। सर्कुलर, देखो थोड़ा बहुत ऐसे आइडिया लग जाएगा आपको। एग्जैक्ट तो 3D में बना के दिखा भी नहीं पाऊंगा आपको, बट जितना भी बना है उससे क्लैरिटी तो आई जाती है कि किस प्रोसेस की बात कर रहे हैं या क्या सिचुएशन है। मैंने आपको टायर काट के दिखा रखा है, क्या क्या डायमेंशन दे रखे हैं, जरा वो देखने की कोशिश करते हैं। इसका टेम्परेचर कितना है टायर का, टेम्परेचर ऑफ द टायर इज 80 डिग्री सेल्सियस। ये टायर हमारा 80 डिग्री सेल्सियस पे है। इसकी थिकनेस कितनी है, 12 mm की है। थिकनेस ऑफ दिस इज 12 mm। तो थिकनेस ये है, इसकी थिकनेस। तो ओवरऑल थिकनेस कितनी है इसकी, 12 mm की। चाहे ये थिकनेस बोल दो, चाहे ये थिकनेस बोल दो, एक ही बात है। ये दो जगह मार्क करके दिखाइए थिकनेस इसकी। दिस इज द थिकनेस ऑफ द टायर, तो ये 12 mm थिक है। सिमिलरली ये भी थिकनेस कितनी है, 12 mm की है। थिकनेस इज 12 mm, तो 12 mm थिक टायर है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, विड्थ इसकी 90 मीटर की है। सो विड्थ इज 90 मीटर, तो ये इसकी विड्थ है। दिस इज द विड्थ ऑफ द टायर। इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, यहाँ पे जगह घेर रहा है। सो ये विड्थ है हमारे टायर की, सब जगह यही विड्थ मिलेगी आपको। सो विड्थ ऑफ द टायर इज 90, 90 है ना, हाँ 90 mm। अब इसको बिठाना है आपको किसके ऊपर, व्हील के ऊपर। और व्हील का डायमीटर कितना है, व्हील का डायमीटर है 2 मीटर। सो डाया ऑफ द व्हील इज 2 मीटर। तो इसको बिठाना है मुझे व्हील के ऊपर, और व्हील बना के नहीं दिखाया मैंने आपको। आई हैव नॉट शोन द व्हील।
तो इसको व्हील के ऊपर बिठाना है जिसका डायमीटर कितना है 2 मीटर। ये तो मैंने आपको डायमेंशंस बना के दिखा दिए। बोला ना जस्ट फिट, इट्स जस्ट फिट ओवर द व्हील ऑफ डायमीटर 2 मीटर। तो ये जस्ट फिट हो जाता है व्हील के ऊपर जिसका डायमीटर 2 मीटर का है। तो इसका मतलब इसका इंटरनल डायमीटर कितना हो गया 2 मीटर का हो गया। अब प्रोसेस समझने की कोशिश करते हैं, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। जब इसका टेम्परेचर 80 डिग्री से लेके 25 डिग्री तक आएगा, इसमें क्या होगा, टेम्परेचर रिड्यूस हुआ। टेम्परेचर रिड्यूस हुआ इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर रिड्यूस हुआ इसका मतलब क्या हुआ, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होनी चाहिए। चलो कॉन्ट्रैक्शन होगी जाएगी, अच्छी बात है। तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगी, कंप्रेशन देखते हैं ना क्या आता है कंप्रेशन। तो मतलब डायरेक्टली कंप्रेशन भी ले आया है। तो टेम्परेचर रिड्यूस हुआ, कंप्रेशन। भैया पीछे बताया ना थर्मल स्ट्रेस स्ट्रेन की पूरी कहानी। पहली चीज मैंने बोला बार है, बार है, इसका मैंने टेम्परेचर घटाया। ये इसमें क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, ये फ्री है, इट इज फ्री। तो फ्री है तो भैया कॉन्ट्रैक्ट होता गया, स्ट्रेन आ गई, थर्मल स्ट्रेन। पर आपने इसको रोका नहीं, क्योंकि आपने उसके ऊपर कोई रिस्ट्रेनमेंट नहीं लगाई हुई, तो भैया कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं हुआ। फिर लेट अस सपोज मैंने इस बार का टेम्परेचर घटाया और इस बार मैंने इसमें रिस्ट्रेनमेंट लगाई हुई है। टेम्परेचर घटाया, क्या डेवलप होगा जरा बताना, कंप्रेशन डेवलप हो जाएगी। इतने दिन की छुट्टियां मिली थी, एक बार थोड़ा बहुत पढ़ लेते जाके। इस बार मैंने इस बार का टेम्परेचर घटाया, बाहर का टेम्परेचर घटाया, इसमें क्या आनी चाहिए थी, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होनी चाहिए थी। कॉन्ट्रैक्शन को आपने रोका हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन को आपने रोका हुआ है, इसमें क्या डेवलप होगा, स्ट्रेस डेवलप होगा। क्या नेचर डेवलप होगा स्ट्रेस का हेड, व्हाट द नेचर ऑफ द स्ट्रेस डेवलप्ड हियर। तो इसमें रिएक्शन डेवलप होगी, रिएक्शन दिखा दी। व्हाट द नेचर ऑफ द स्ट्रेस डेवलप्ड हियर, सो नेचर ऑफ द स्ट्रेस डेवलप्ड इज टेंसाइल। अब सेम वही कहानी यहाँ पर है, एग्जैक्टली सेम कहानी को मैं यहाँ पर अप्लाई करके दे रहा हूँ। क्या कहानी अप्लाई करके दे रहा हूँ, लेट अस सपोज ये टायर होता फ्री टू कॉन्ट्रैक्ट, तो कितनी स्ट्रेस डेवलप होती है इसके अंदर। इसके अंदर टायर पड़ा हुआ है, इसके अंदर व्हील है, जो व्हील मैंने आपको दिखाया नहीं। व्हील को मैं कैसे शो कर सकता हूँ, व्हील को मैं ग्रीन कलर से ऐसे दिखा देता हूँ। लेट सपोज व्हील है ये, और कोई तरीका है नहीं मेरे पास दिखाने का। आई एम शोइंग द व्हील लाइक दिस, बस आपकी एक विजुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो अगर ये फ्री होता और मैं इसमें टेम्परेचर को घटाता, इसमें कॉन्ट्रैक्शन मिलती, स्ट्रेस डेवलप होता अंडा। पर अब ध्यान रखना, ये जो टायर है, टायर के नीचे व्हील प्रेजेंट है। टायर के नीचे क्या प्रेजेंट है, व्हील प्रेजेंट है, और इसका टेम्परेचर कम होता जा रहा है। इस टेम्परेचर इज रिड्यूसिंग, और लिखा भी है इसमें, नेग्लेक्ट द डिफॉर्मेशन ऑफ द व्हील कॉज्ड बाय द प्रेशर। कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो रही है व्हील की, तो इस चीज का ध्यान रखना, वो मेंशन किया हुआ है इसमें। अब इसका टेम्परेचर कम होता जा रहा है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होनी चाहिए थी। कॉन्ट्रैक्शन को व्हील रोक के बैठा हुआ है, क्या डेवलप होगी इसके अंदर, कॉन्ट्रैक्शन को व्हील रोक के बैठा हुआ है। स्ट्रेस, नेचर ऑफ स्ट्रेस, नेचर ऑफ स्ट्रेस। तो हमारा ये जो टायर है, इसमें कौन सी स्ट्रेस डेवलप होगी, टेंसाइल डेवलप होगी स्ट्रेस। सो नेचर ऑफ द स्ट्रेस डेवलप्ड इज टेंसाइल, तो उसमें डेवलप हो जाएगी टेंशन। हरा कलर सेलेक्ट किया हुआ है। तो इसमें जो स्ट्रेस डेवलप होगी वो होगी टेंसाइल। तो ये ऐसे दिखा सकता हूँ, सेक्शन काटा हुआ है ना ये हमने, तो ये भी टेंशन है और ये भी टेंशन है। सो नेचर ऑफ द स्ट्रेस डेवलप्ड इज टेंसाइल। ये मैंने जो फोर्स दिखाया है किसके ऊपर दिखाया है, ये मैंने दिखाया टायर के ऊपर। अब अगर मैं बात करूं व्हील की, इफ आई टॉक अबाउट द व्हील, व्हील को तो आप क्या करते जा रहे हो, अगर मैं बात करूं व्हील की, टायर व्हील के ऊपर लगा हुआ है, व्हील को क्या करते जा रहे हैं हम, व्हील को कंप्रेस करते जा रहे हैं, वी आर कंप्रेसिंग द व्हील। तो व्हील के अंदर क्या है, कंप्रेशन है, ध्यान रखना इस चीज का। तो व्हील तो कंप्रेस होता जा रहा है। अगर व्हील के अंदर कंप्रेशन है, अगर व्हील के अंदर कंप्रेशन मतलब अगर मैं व्हील का एफबीडी बनाऊंगा तो व्हील के ऊपर क्या दिखाऊंगा, अगर मैं व्हील का एफबीडी बनाऊंगा व्हील के ऊपर कंप्रेशन दिखाऊंगा। जैसे दिखाते नहीं फोर्सेस हम, लेट सपोज दो ब्लॉक है, दीज आर टू ब्लॉक, मैं इसमें इंटरनल फोर्स दिखाता हूँ। लेट सपोज ये रिएक्शन है, ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन यहाँ पर भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले वाले दिखाए थे मैंने आपको स्टेप्ड बार, ये वाले केसेस करा रखे थे कि ये तो इंटरनल फोर्स है, दिस इज द इंटरनल फोर्स व्हिच इज बीइंग शोन टू यू। उसी तरीके से लेट सपोज ये हमारा व्हील है, ये हमारा टायर है, मैंने बोला इसके अंदर क्या डेवलप हो गई, कंप्रेशन डेवलप हो गई। मैं व्हील का एफबीडी नहीं बना रहा हूँ, ये किसका एफबीडी बना हुआ है, दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ टायर नॉट व्हील। तो व्हील के अंदर अगर कंप्रेशन है, यानी इंटरनल डायरेक्शन में फोर्स दिख रहा है,
इसके अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स मुझे कहाँ दिखाना पड़ेगा? इसके अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स मुझे कहाँ दिखाना पड़ेगा भैया? टायर के ऊपर दिखाना पड़ेगा। तो टायर के ऊपर दूसरा फोर्स, यानी फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर टायर के ऊपर जो फोर्स किसने लगाया? जो व्हील ने लगाया। जो व्हील ने लगाया वो वाला फोर्स दिखा देते हैं। तो जो व्हील ने फोर्स लगाया, अब व्हील जो फोर्स लगाएगा वो तो हर डायरेक्शन में सेम होगा, इट विल बी सेम इन ऑल द डायरेक्शंस। तो समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा दिया आपको। सो इट इज सेम इन ऑल द डायरेक्शंस, सेम इन ऑल द डायरेक्शंस। इस बात को समझने के लिए हरा कलर ही चूज करते हैं। दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय द व्हील ऑन द टायर। तो ये फोर्स अप्लाई किया है व्हील ने टायर के ऊपर। अब इसके जो वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट लेट सपोज ये आगे मेरे पर्पल कलर से कैंसल आउट कर जाएंगे। वर्टिकल कंपोनेंट क्या बच जाएगा मेरे पास? बस मेरे पास बच जाएगा बस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। येलो कलर दिख नहीं रहा था, ब्लू कलर लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब मेरी फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हो गई है टायर की। दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द टायर। तो मैं कंपैटिबिलिटी इक्वेशन क्या लगा सकता हूँ? व्हाट द कंपैटिबिलिटी इक्वेशन दैट कैन बी अप्लाइड? अब अगर मुझे कंपैटिबिलिटी इक्वेशन लगानी है, मैं कैसे लगाऊं कंपैटिबिलिटी इक्वेशन? हाउ द कंपैटिबिलिटी इक्वेशन कैन बी अप्लाइड? या टेम्परेचर ने तो क्या कराया? कॉन्ट्रैक्शन कराया। भाई कोई डिफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बोला ना नेग्लेक्ट द डिफॉर्मेशन ऑफ द व्हील कॉज्ड बाय द प्रेशर ऑफ द टायर। सो नेग्लेक्ट द डिफॉर्मेशन ऑफ द व्हील कॉज्ड बाय द प्रेशर ऑफ द टायर। कोई डिफॉर्मेशन नहीं है। तो जब कोई डिफॉर्मेशन नहीं है तो पहला सॉल्यूशन फर्स्ट, सो आई विल से यूजिंग कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, यूजिंग कंपैटिबिलिटी इक्वेशन टोटल डिफॉर्मेशन जीरो होनी चाहिए। डिफॉर्मेशन किसकी वजह से? पहली डिफॉर्मेशन किसकी वजह से? टेम्परेचर की वजह से। नोटेशन क्या यूज करी थी टेम्परेचर डिफॉर्मेशन वाली? मेरे ख्याल से डेल्टा डेल्टा टी आ रहा था ना, तो डेल्टा टी ऐसे लिखा था मैंने, क्योंकि जब मैं इसका वैल्यू लिखूंगा तो उसमें भी चेंज इन टेम्परेचर आता है डेल्टा टी, तो मैंने उसको चेंज करा दिया था। सो दिस इज द डिफॉर्मेशन ड्यू टू टेम्परेचर। टेम्परेचर की वजह से डिफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए थी? कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब नेगेटिव प्लस। अब जरा देखो, ये जो प्रेशर है इसकी वजह से क्या आएगा टायर के अंदर? चेक द नेचर। इस प्रेशर की वजह से क्या आएगा? एक्सपेंशन आएगा। तो डिफॉर्मेशन ड्यू टू प्रेशर, सो इट विल कॉज दी एक्सपेंशन। तो ये बराबर होना चाहिए, बराबर कर दो। सो डिफॉर्मेशन ड्यू टू टेम्परेचर मस्ट बी इक्वल टू डिफॉर्मेशन ड्यू टू प्रेशर। टेम्परेचर की वजह से डिफॉर्मेशन अल्फा एल डेल्टा टी। इस डेल्टा टी की वजह से इसको मैंने चेंज किया था, जितना मेरे को ध्यान है कि दोनों सेम नहीं दिखे आपको। सो अल्फा एल डेल्टा टी, और प्रेशर की वजह से डिफॉर्मेशन। अब प्रेशर की वजह से डिफॉर्मेशन, प्रेशर की वजह से डिफॉर्मेशन, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? प्रेशर की वजह से डिफॉर्मेशन है हमारी पी एल अपॉन ए। तो पी की जगह क्या है यहाँ पे? टेंशन फोर्स, टी एल अपॉन ए। सो टी एल अपॉन ए। टेंशन फोर्स की वैल्यू कितनी आई? ध्यान रखना ये टेम्परेचर है और ये हमारा फोर्स है। टेक प्रॉपर केयर ऑफ दैट। फिर से कैंसल आउट मत कर देना सर, डेल्टा टी 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 कैंसल आउट कर दिया, डेल्टा छोड़ दिया यहाँ पे। बार बार रिपीट भी कर रहा हूँ, तो ये नहीं कि दोबारा नोट्स पढ़ दो सर ये तो कैंसल आउट हो जाएगा। ये डेल्टा टी का मतलब है टेम्परेचर, ये टी का मतलब है टेंशन, जो यहाँ पे दिखा रखी है। इट इज टेंशन व्हिच इज बीइंग शोन हियर। कैंसल आउट मत करना इसे। तो हमारा लेंथ तो कैंसल आउट हो गया, लेंथ कैंसल आउट हो गया, क्या बचा? ए ई एल्फा डेल्टा टी। ये हमारी टेंशन जो डेवलप हुई टायर के अंदर। दिस इज द टेंशन व्हिच इज बीइंग डेवलप्ड इन द टायर। सो टेंशन व्हिच इज डेवलप्ड इन द टायर, वैल्यू डाल के निकाल के बताना कितनी आ रही है। सब्स्टिट्यूट दी वैल्यू। तो एरिया हो गया हमारा 90 × 12 mm²। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 200 जीपीए, 200 जीपीए, 200 जीपीए कन्वर्टेड इनटू एमपीए। देन अल्फा की वैल्यू है 11.7, 11.7, 11.7, 11.7। बट यूनिट चेक करना उसकी क्या है भैया? यूनिट चेक करना माइक्रोमीटर पर मीटर। इसका मतलब
इंटू 10⁻⁻6, और चेंज इन टेम्परेचर कितना है? चेंज इन टेम्परेचर है हमारा 80-25। अब आप जरा कैलकुलेट करके दो ये टेंशन कितनी आ रही है वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंशन कमिंग आउट? सॉल्व कर लो इसको पूरा। 3 0 तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे। 138.99, 138.99 तो 139 ले लो, 139 किलो न्यूटन। क्रॉस वेरीफाई कर लेना एक बार, क्रॉस वेरीफाई कर लो एक बार इसको। 139 ले ले, चलो 139 ले ले। ये तो हमारी कंपैटिबिलिटी इक्वेशन आ गई, दिस इज अवर कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। अब जब ये कंपैटिबिलिटी इक्वेशन निकल के आ गई, अब मेरे को लिखना है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन, टेंसाइल फोर्स किसके बराबर होना चाहिए? जो हमारा व्हील ने इसके ऊपर कंप्रेसिव फोर्स या कांटेक्ट प्रेशर बोल सकते हो आप, ट्रांसफर किया, तो फ्रॉम स्टैटिक इक्विलिब्रियम, तो ये तो पहली रिलेशनशिप है। दूसरा, फ्रॉम स्टैटिक इक्विलिब्रियम, फ्रॉम स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या दिख रही है रिलेशनशिप? देखो वर्टिकल तो कैंसल आउट हो गया, ट्वाइस ऑफ टेंशन इज इक्वल टू व्हाट? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लगाऊंगा तो जो कांटेक्ट प्रेशर है हमारा, जो कांटेक्ट प्रेशर है हमारा, इसका बस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकल के आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट तो कैंसल आउट हो गया हमारा। सो ट्वाइस ऑफ टेंशन मस्ट बी इक्वल टू, पूछा गया वैसे इससे, कांटेक्ट प्रेशर ही पूछा हुआ है इससे। सो ट्वाइस ऑफ टेंशन मस्ट बी इक्वल टू कंप्रेशन, ये हमारे कंप्रेशन के बराबर है। और कंप्रेशन की वैल्यू क्या लिख सकते हो आप? दिस इज इक्वल टू कांटेक्ट प्रेशर इनटू एरिया। अब जरा तसल्ली से सोच के बताना, कांटेक्ट प्रेशर इनटू जब एरिया को मैं लिखूंगा कंप्रेशन, उसमें एरिया कौन सा कंसीडर करोगे? विच एरिया विल बी कंसीडर? जब भी आप लिखते हो व्हील का, नहीं मैं वही बताना चाह रहा था, जब भी आप लिखते हो दैट फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, ये हमेशा प्रोजेक्टेड एरिया होता है, बस ये पूछ रहा था। द एरिया विच इज टू बी कंसीडर्ड इज प्रोजेक्टेड एरिया, तो टेक प्रॉपर केयर ऑफ दैट। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है हमारे प्रेशर का, ये कौन से एरिया के ऊपर लग रहा है? प्रोजेक्टेड एरिया के ऊपर लग रहा है। टेक प्रॉपर केयर ऑफ दैट कि जब मैं एरिया लिखूंगा यहाँ पे, एरिया मेरा प्रोजेक्टेड एरिया होगा। जरा बताना प्रोजेक्टेड एरिया कितना है इसका? व्हील का एरिया तो है, पर व्हील का कौन सा एरिया? प्रोजेक्टेड एरिया। दिस विल बी इंटू 2 मीटर इंटू डी इंटू टी। भैया कौन सा एरिया बना डी इंटू टी? एक बार खुद सोचो, डी इंटू टी एरिया बन गया। इट इज इक्वल टू 2 मीटर, इसलिए 3D में बना के दिखाया है। 2 मीटर इंटू 90 mm, ये मेरा एरिया है इसका। दिस इज द प्रोजेक्टेड एरिया, डी इंटू टी। लंबाई को लंबाई से मल्टीप्लाई कर दिया। सो 2 इंटू टी, ये तो हमारी टेंशन फोर्स है। कंप्रेसिव फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? कांटेक्ट प्रेशर, जो हमें निकालना था। कांटेक्ट प्रेशर इंटू एरिया, एरिया कितना है हमारा? एरिया है हमारा डायमीटर इंटू विड्थ। सो डायमीटर इंटू विड्थ, कांटेक्ट प्रेशर निकालना था, निकाल लो। कांटेक्ट प्रेशर विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टेंशन अपॉन डीबी। खत्म कहानी। ट्वाइस ऑफ टेंशन अपॉन डीबी। सो 139 अपॉन डायमीटर तो 2 मीटर का है, बी हमारी 90 mm की है, को कन्वर्ट कर दिया मीटर के अंदर, और किलो न्यूटन को कन्वर्ट कर दो न्यूटन के अंदर। कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है। हाउ मच? 1544.4 यूनिट्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यही है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एक मिनट, टू भी तो है ऊपर, टू इज ऑल्सो देयर। कैलकुलेशन चेक कर लेना।
2t, 2t कैसे, ये देखो ना फ्री बॉडी डायग्राम बना तो रखा है। तो ये इसको कोई सी भी डायरेक्शन मान लो इसको। लेट सपोज ये आपकी एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मैंने फोर्स बैलेंस की इक्वेशन लगा दी, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करिए। ये टी ऊपर है, ये टी नीचे है, ये कंप्रेसिव फोर्स दिखा रखा है, तो 2t बराबर कंप्रेशन, यही तो किया था मैंने। 1544 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बेटा किलो न्यूटन को तो बदला मैंने न्यूटन के अंदर, देखो ये 10⁻³ लिखा है। आपने तो बता दिया पीछे कि ये टी की वैल्यू 139 किलो न्यूटन आ रही है, तो किलो न्यूटन को तो बदल दिया मैंने न्यूटन के अंदर। आई हैव कन्वर्टेड किलो न्यूटन इनटू न्यूटन हियर। ये वाला रिजल्ट सही बताया था, 139 किलो न्यूटन, यही आ रहा था 139 किलो न्यूटन। अगर ये सही है 139, तो फिर आगे ये वाली कैलकुलेशन भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चलेगी। तो कैलकुलेशन आप चेक करना क्या है। सही कैलकुलेशन 15। अब ये दूसरा आंसर बता दिया इसने। अरे आंसर तो एक बताया करो, सारी वैल्यूज लिखी हुई है बोर्ड पे। 1544 इतना बड़ा कुछ बता दिया। सो 1.544, 1.544 इंटू 10⁻⁴ कितने जीरो है, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन चार पाँच छः, 10⁻⁶, 10⁻⁶ न्यूटन पर एम एम, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो 1.544 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये रिजल्ट आ रहा है यहाँ से, तो देखो ये 10⁻³ ऊपर जाएगा, 6 बन जाएगा ना, सही है। 2 तो कैंसल आउट हो गया, ये आपने 1.54 बताया होगा। इसको लिख दो 1.544 एम्पियर, सो न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, दैट इज एम्पियर। नोटेड। चलो, प्रोजेक्टेड एरिया मींस, प्रोजेक्टेड एरिया का मतलब होता है कि एरिया के ऊपर लाइट मारो, उसका जो भी प्रोजेक्शन बने पीछे की तरफ, उसको प्रोजेक्टेड एरिया बोल देते हैं। जैसे समझने के लिए, अभी जिस भी कमरे में बैठे हुए हो, उस कमरे के अंदर सारी लाइटें बंद कर देना, बॉल उठाना, उसको अपने हाथ में पकड़ना, ऊपर से टॉर्च जलाना, देखना बॉल का प्रोजेक्टेड एरिया जमीन के ऊपर क्या आता है। ये तो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर। ये भी टेम्परेचर का ही है। ठीक है, देखो अगला सवाल। A rigid block ABC weighing 400 किलो न्यूटन, ABC इसका वेट है 400 किलो न्यूटन, सीजी पे लग रहा है। ठीक है। A rigid block ABC weighing 400 किलो न्यूटन is supported by 3 rods, 3 रॉड दे रखी है, symmetrically placed as shown in the given figure. Okay. The lower end of the rods are at same level before the block is attached. अच्छा, इस ब्लॉक के अटैच होने से पहले तीनों का जो लोअर एंड है सेम लेवल पे है, तो तीनों का जो लोअर एंड है वो सेम लेवल पे है। ठीक है। बिफोर द ब्लॉक इज अटैच्ड एंड द टेम्परेचर इज चेंज्ड, टेम्परेचर चेंज किया, अज्यूम द ब्लॉक टू रिमेन हॉरिजॉन्टल, बोल रहा है ये ब्लॉक हॉरिजॉन्टल ही रहेगा, यानी आ गई कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। बोल रहा है ये ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल ही रखना है आपको, ब्लॉक हॉरिजॉन्टल रखने का मतलब कंपैटिबिलिटी इक्वेशन आएगी बीच में, यानी तीनों जो बार है उनका एक्सटेंशन क्या हो गया, सेम हो गया।
अगर तीनों बार का एक्सटेंशन सेम नहीं है तो ब्लॉक भी हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगा. तो दिस इज द कंपैटिबिलिटी इक्वेशन अप्लाइड. So assume the block to remain horizontal. Determine the stress in each rod after the temperature increase of 20 डिग्री सेल्सियस. अच्छा, टेम्परेचर को आपने 20 डिग्री बढ़ाया तो फिर पूछा क्या है, स्ट्रेस बता दो हर रॉड के अंदर. स्ट्रेस बताओ हर रॉड के अंदर. ठीक है. ब्लॉक अटैच किया, इसका वेट है 400 किलो न्यूटन. तीनों बार किसके अंदर होंगे? ऑल थ्री बार्स विल बी इन व्हाट? तीनों के तीनों बार में क्या आ जाएगी? टेंशन आ जाएगी. तीनों के तीनों बार के अंदर टेंशन है. और साथ में आपने क्या किया हुआ है? साथ में आपने अल्फा बढ़ाया हुआ है. तो अल्फा बढ़ाया हुआ है. ठीक है. तो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन क्या बोलेगी? जितनी एक्सटेंशन स्टील की है उतनी एक्सटेंशन किसकी है? ब्रॉन्ज की है. तो स्टील और ब्रॉन्ज दोनों के दोनों टेंशन में होंगे और दोनों की दोनों एक्सटेंशन क्या होंगी? सेम होंगी. एक्सटेंशन ऑफ बोथ विल बी सेम. तो एक तो दोनों टेंशन में है और दोनों में एक्सटेंशन सेम है. ठीक है. इतनी चीज का ध्यान रखते हुए सवाल सॉल्व करते हैं. तो सॉल्यूशन, इफ आई गो फॉर द फ्री बॉडी डायग्राम, अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए तो ये हमारी फ्री बॉडी डायग्राम. दिस रबर बार ए बी सी. सो बार है ए बी सी. आपने लोड लगाया 400 किलो न्यूटन का नीचे. ये इसका वेट है. लोड अप्लाइड इज 400 किलो न्यूटन. फिर ऊपर से 3 बार हैंग कर रहे हैं. स्टील है, ब्रॉन्ज है, स्टील है. उनके लेवल का भी डिफरेंस है, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा. तो इसको थोड़ा नीचे करो, बनेगा नहीं तो फ्री बॉडी डायग्राम. बट सर टेम्परेचर जो एक्सपेंशन होगा सही सेम नहीं होगा. टेम्परेचर जो एक्सपेंशन होगा सेम नहीं होगा. हाँ, टेम्परेचर की वजह से जो एक्सपेंशन होगा वो सेम नहीं होगा. हमने तो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन क्या बोली कि जो फाइनल है एक्सटेंशन वो सेम है ना. जब आप डिफॉर्मेशन लिखोगे उसमें तो दोनों कंपोनेंट आएंगे ही. वो भी लिखते हैं. नाम कुछ भी नहीं है इनका. देयर इज नो नेम. इसमें भी टेंशन है, इसमें भी टेंशन है और इसमें भी टेंशन है. सेम अपोजिट डायरेक्शन में. सेम अपोजिट डायरेक्शन में. नाम क्या है इसका? दोनों बगल वाले स्टील है, बीच वाला ब्रॉन्ज है. सो दिस इज फोर्स इन स्टील, फोर्स इन स्टील, फोर्स इन ब्रॉन्ज. ये भी फोर्स इन स्टील, फोर्स इन स्टील, सॉरी ब्रॉन्ज है ये. और लास्ट में फोर्स इन स्टील. ठीक है. अप्लाई. ये हमारी फ्री बॉडी डायग्राम आ गई. दिस इज अवर फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बार ऑल्सो एंड इसको क्या नाम दिया? ब्लॉक ऑल्सो. ये ब्लॉक एबीसी और ये बार है, दो स्टील के एक ब्रॉन्ज का. तो पहली कंपेटिबिलिटी इक्वेशन सवाल में बोल रखा है फॉर ब्लॉक टू रिमेन हॉरिजॉन्टल. सो विल से फॉर ब्लॉक टू रिमेन हॉरिजॉन्टल. ऐसा कब पॉसिबल होगा? फॉर ब्लॉक टू रिमेन हॉरिजॉन्टल. दोनों के अंदर जो डिफॉर्मेशन है वो सेम निकल के आ जाए. डिफॉर्मेशन ऑफ स्टील मस्ट बी इक्वल टू डिफॉर्मेशन ऑफ द ब्रॉन्ज. ये बराबर आनी चाहिए तभी ये हॉरिजॉन्टल रहेगा. अब पकड़ते हैं स्टील की डिफॉर्मेशन. अब स्टील की डिफॉर्मेशन में कौन कौन सा कंपोनेंट आएगा? स्टील की डिफॉर्मेशन में एक तो आएगा थर्मल. आपने टेम्परेचर बढ़ाया. सो लेंथ ऑफ स्टील, अल्फा ऑफ स्टील, डेल्टा टी सेम है वो तो दोनों का. प्लस साथ में जो इसमें क्या डेवलप हुई है? इसमें टेंशन डेवलप हुई है. टेंशन डेवलप हुई है तो पी एल अपॉन ए. पी एल अपॉन एरिया ऑफ स्टील मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील. तो आप यही तो बोल रहे थे कि सब में सर थर्मल जो एक्सपेंशन होगी अलग अलग होगी. हाँ अलग है. देखो ये स्टील की थर्मल एक्सपेंशन है और ये अलग है किससे? ब्रॉन्ज की. तो ब्रॉन्ज की थर्मल एक्सपेंशन कितनी है? लेंथ ऑफ ब्रॉन्ज, अल्फा ऑफ ब्रॉन्ज इनटू डेल्टा टी. तो दोनों अलग अलग ही तो है, सेम का है.
पर टोटल डिफॉर्मेशन दोनों की क्या है, सेम है, तभी ये ब्लॉक हॉरिजॉन्टल रहेगा। प्लस प्लस इसमें भी टेंशन है तो पी एल अपॉन ए, पी एल अपॉन ए, पहली तो आ गई हमारी कंपेटिबिलिटी इक्वेशन। सो फर्स्ट इज अवर कंपेटिबिलिटी इक्वेशन। डालो वैल्यू इसके अंदर, सारे पैरामीटर तो दिए हुए हैं आपको, ए दे रखा है, एल दे रखा है, ई दे रखा है, अल्फा दे रखा है, डेल्टा टी दे रखा है। सो सब कुछ ही मेंशन्ड है, ए ई एल डेल्टा टी। क्या अननोन बच जाएगा बस, व्हाट आर द अननोन हियर? अननोन क्या बचा हमारे पास? अननोन बचा हमारा फोर्स। रिलेशनशिप निकाल के बताओ, क्या रिलेशनशिप आ रही है एफ एस एफ वी में, कॉन्स्टेंट्स निकाल के बताना। तो ये मेरी पहली इक्वेशन है, एफ एस और एफ पी लिख देता हूँ, कॉन्स्टेंट्स आप बता के दे हुए हो क्या कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं। ये मेरी पहली इक्वेशन है। कैलकुलेट, निकाल के दो, यूनिट्स का ध्यान रखना, क्वेश्चन स्लाइड मेरी। फोर्स तो दोनों स्टील शेयर करेंगे ना, तो इक्वेशन के इक्वेशन के का क्वेश्चन क्या बोल रहे हो भाई? ये इक्वेशन के का क्वेश्चन, सिर्फ एक स्टील का ही क्यों कंसिडर किए हैं इक्वेशन में? अरे डेल्टा लिखा है भाई, एक स्टील का ही क्या, डिफॉर्मेशन ही तो लिखिए, कंपेटिबिलिटी इक्वेशन है ये। अरे बोलना नहीं होता, करना होता है। आप दोनों का कंसिडर करके बताओ। आप बोलो ना एक का ही क्यों कंसिडर किया, आप दोनों का कंसिडर करके बताओ, क्या दोनों का कंसिडर करना है इसके अंदर? तो डिफॉर्मेशन लिखिए, बोले सर एक का ही क्यों कंसिडर किया होगा? फोर्स लिखा है क्या मैंने कहीं पे वहां पे? डिफॉर्मेशन इक्वेशन डाली हुई हो। यही से पता चल जाता है कि कुछ भी नहीं पता, फालतू की बातें कर रहे हो। बोलना नहीं चाहता था इस चीज को, वापस जाके शुरू से पढ़ो जाके। अभी तो चालू ही हुआ है सॉन्ग। इंस्टेड की ये 5 महीने बाद ये हरकतें करने लग जाते जैसे ग्रुप पे करते हो, इसलिए कुछ जवाब ही नहीं देता वहां पे। क्या जवाब दूं इन चीजों का? क्या दूसरे स्टील का कंसिडर क्यों नहीं किया? बंद करो इस क्लास को, जाके शुरू से पढ़ो। जहां पर ये चीज, जहां पर ये बात आ गई वहीं पे बंद कर दो सवाल को, जाके शुरू से पढ़ो थ्योरी वापस, अपने आप समझ में आ जाएगा। फोर्स इन स्टील, फोर्स इन स्टील, और ये बताया आपने कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को भी भगाओ ना यहाँ से,
अब जैसे अर्पित ने इक्वेशन निकाली है 0.00542, अब डिवाइड कर दो ना पूरी इक्वेशन को 0.00542 से, तो यहाँ पर तो 1 आ जाएगा और ये वाला कांस्टेंट चेंज हो जाएगा और बड़ी वैल्यू निकल के आएगी। डिवाइड कर दो उसको 0.00542 से, सो दिस विल बिकम 1, ये 1 हो जाएगा और यहाँ पर एक बड़ी वैल्यू आ जाएगी रीडेबल फॉर्म के अंदर, 0.0125 डिवाइड बाय 0.00542, तो एक बड़ा कांस्टेंट आ जाएगा वहां पे 106। ऊपर वाली वैल्यू निकाल रहे हो ना, तो 106, तो 106.273 प्लस यहाँ पर भी कांस्टेंट बड़ा हो जाएगा 0.576 डिवाइड बाय 0.00542। तो ये हमारी पहली इक्वेशन है, जो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन ही लगाई है अभी मैंने बस। 106.273 और साथ में क्या आया, 2.3 टाइम्स ऑफ एफ बी। अच्छा ये कांस्टेंट बताया है, ठीक है भाई, ये कांस्टेंट बताया है तो 0.273 और साथ में क्या है 2.3 एफ बी, 2.3 एफ बी, फोर्स इन ब्रॉन्ज। अब लगाओ स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन, सो विल से फ्रॉम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन, ब्लॉक की स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन हम बोल सकते हैं सिग्मा एफ आई इक्वल्स टू जीरो। तो सिग्मा एफ आई इक्वल्स टू जीरो, सो क्या रिलेशनशिप है, ट्वाइस दी फोर्स इन स्टील प्लस फोर्स इन ब्रॉन्ज माइनस पी मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, जीरो। तो नेट फोर्स आ गया वाई डायरेक्शन में जीरो। ये है, दूसरे स्टील का क्यों नहीं कंसीडर किया भाई, फोर्स थोड़ी कंसीडर कर रहा हूं, ऊपर डिफॉर्मेशन लिख रहा हूं। सो ये हमारी दूसरी रिलेशनशिप, सो ट्वाइस ऑफ एफ एस प्लस एफ बी, ये कितना दे रखा है 400 किलो न्यूटन, सो 400 किलो न्यूटन, ये मेरी दूसरी रिलेशनशिप है। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, सॉल्व करो रिजल्ट आ जाएगा। सो फ्रॉम 1 एंड 2 एफ एस कितना है और एफ बी कितना है, कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है। तो देयर आर टू इक्वेशंस, टू अननोन। अगर कंपैटिबिलिटी इक्वेशन नहीं लगाते तो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो सकती थी, क्योंकि एक ही इक्वेशन होती, दो फोर्सेस होते हैं, यानी इनडिटर्मिनेट है ये। वन एट्टी थ्री, 183, क्रॉस वेरीफाई कर लेना। एफ एस इज 183.26, एफ एस इज 183.26, 183.26 किलो न्यूटन, और एफ बी 33, 33.47 किलो न्यूटन। सबका ही यार। तो ये हमारा स्टील में फोर्स आ गया, ब्रॉन्ज में फोर्स आ गया। पूछा क्या अगले ने, ये पूछा है, नहीं स्ट्रेस पूछा है। स्ट्रेस पूछा है तो भैया स्ट्रेस बता दो, जब फोर्स निकल के आ गया तो फिर बगल में ही स्ट्रेस भी लिख दो, चलो उसको नीचे ले आओ। सो हेंस स्ट्रेस इन स्टील एफ एस अपॉन ए एस, स्ट्रेस इन ब्रॉन्ज इज एफ बी अपॉन ए बी। कैलकुलेट कर लो। फोर्स निकाल ही लिया है आपने, एरिया दिया हुआ है पीछे सवाल में, एरिया इज गिवन टू यू, सिंप्लीफाई करके निकाल लिया, स्ट्रेस आ गया। दो सौ छः, 206 और 122,
फिर से अलग अलग आंसर है। ऊपर बोल रहा है 0.203, 0.0233, 22.31। सही है ये। 203.6 MPa न्यूटन पर mm स्क्वायर, और ये दूसरा है 22.31 MPa न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्रॉस चेक कर लेना एक बार। डन। डन। चेक द नेक्स्ट प्रॉब्लम। कॉपर है, स्टील है। अल्फा ऑफ कॉपर इज मोर देन अल्फा ऑफ स्टील। ओके, चलो सवाल तो देखे क्या पूछा हुआ है। रिजिड बार एबीसी पिंड एट ए पे पिंड है, ए पॉइंट मार्क कर रखा है, एंड इज कलेक्टेड बाय, कलेक्टेड नहीं है, कनेक्टेड है, एंड इज कनेक्टेड, एंड इज कनेक्टेड बाय स्टील बार सीई एंड कॉपर बार बीडी एज शोन। ठीक है, सीई और बीडी। इफ द टेम्परेचर ऑफ द होल असेंबली इज रेज बाय द 40 डिग्री सेल्सियस, पूरी असेंबली का टेम्परेचर बढ़ाया है 40 डिग्री सेल्सियस से। ठीक है, पूरी असेंबली का टेम्परेचर बढ़ा दो 40 डिग्री सेल्सियस से। फाइंड द स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड इन द स्टील एंड कॉपर रॉड। अच्छा, पहला पार्ट है स्टील रॉड, दूसरा पार्ट है कॉपर रॉड। ठीक है, स्टील रॉड कॉपर रॉड में बढ़ा दिया। फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, देखो अब इसमें फिर से कंपैटिबिलिटी इक्वेशन कैसे काम करेगी। लेंथ भी बढ़ी हुई है इसकी कॉपर की, 0.8 मीटर है, बहुत अच्छी बात है। इसको मैं डायग्राम के फॉर्म में समझाने की कोशिश करता हूँ, ऐसे बताऊंगा समझ में भी नहीं आएगा। चेक द इंटायर सिचुएशन। क्या सिचुएशन है? ये हमारा हिंज है, दिस इज द ओरिजिनल सिचुएशन। हॉरिजॉन्टल है, बार का नाम क्या था? एबीसी, सो इट वाज हॉरिजॉन्टल एबीसी, ए बी और सी। बी पे कनेक्टेड है किससे? कॉपर से, और यहाँ पे कनेक्टेड है स्टील से। ये कनेक्टेड है कॉपर से, इसकी लेंथ भी बड़ी है। अगर लेंथ बराबर भी होती, सिंस दी अल्फा ऑफ कॉपर इज मोर, तो एक्सटेंशन क्या निकल के आती? ज्यादा निकल के आती। पीछे अल्फा कॉपर का ज्यादा दे रखा है आपको, नहीं भी दे रखा, मैंने आपको बता रखे सबके। चलो, तो ये तो नाम डाल दिए इसके सारे, ए बी सी, और इसका नाम था बी डी, और इसका नाम क्या है? सी। चलो, फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, पहला पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इफ कॉपर एंड स्टील आर फ्री टू एक्सटेंड, ये फ्री होते, तो एक्सटेंशन किस में ज्यादा मिलती है आपको, कॉपर में या स्टील में? कॉपर में ज्यादा मिलती। तो कॉपर की एक्सटेंशन मार्क कर देता हूं मैं आपको। लेट सपोज ये हमारे कॉपर की एक्सटेंशन है। अब तसल्ली से एक बार में सुन लेना, ये मत बोलना सर रिपीट कर दो। तो ये हमारे कॉपर की एक्सटेंशन है, और बगल में स्टील की बना के दिखाता हूँ। सी को भगाओ यहाँ से बाद में, लेकिन इसको
ये हमारे कॉपर के एक्सटेंशन है और ये हमारे स्टील के एक्सटेंशन है। ये डेल्टा किसकी वजह से है? टेम्परेचर की वजह से। तो डेल्टा टी कॉपर और ये डेल्टा हमेशा ऐसे ही लिखा है, डेल्टा टी स्टील। यही सिचुएशन है। बट इस बार एबीसी फ्री टू मूव लाइक दिस? नो, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो आप बोल सकते हो बीडी अगर फ्री होता, यानी इसके ऊपर बार एबीसी नहीं होता, तो इसमें एक्सटेंशन इतनी ही आती। हमारा जो स्टील वाला बार है सीई, इसमें एक्सटेंशन इतनी ही निकल के आती जितनी मैंने आपको डायग्राम में बना के दिखाई है। बट द इशू इज व्हाट? इशू ये है कि हमारे जो कॉपर और स्टील के बार है, दे आर नॉट फ्री टू एक्सटेंड। क्यों? इनके एक एंड को मैंने ज्वाइन कर रखा है किसके साथ? एक रिजिड बार के साथ, एबीसी के साथ। रिजिड बार है, इसका मतलब इसमें क्या नहीं होगा? इसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये रिजिड बार है। अब रिजिड बार है, कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा, इस बात का मतलब क्या है? व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस नाउ? इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं होगा, इसका मतलब क्या हुआ? ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा। अगर ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा तो इसका मतलब इसको मैं बना सकता हूँ एबीसी को इस तरीके से। दिस इज माई बार एबीसी, इसकी मूवमेंट ये निकल के आ रही है। लेट सपोज ये हमारा बार है एबीसी, ये इसकी फाइनल सिचुएशन है। अगर ये इसकी फाइनल सिचुएशन है तो बताओ कॉपर में फाइनल एक्सटेंशन आपको ये मिली, दिस इज द फाइनल एक्सटेंशन। ऐसा कब पॉसिबल होगा? जब कॉपर में कंप्रेशन आएगा या टेंशन आएगा। ये मेरा डेल्टा है कॉपर का, दिस इज द डेल्टा ऑफ कॉपर। ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब कॉपर में क्या डेवलप करो आप? कंप्रेशन डेवलप करो। तो टेम्परेचर की वजह से तो एक्सटेंशन हुई, पर उसमें जो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस डेवलप हुए या कंप्रेसिव फोर्स डेवलप हुआ, उसकी वजह से इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुई। और कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद फाइनल जो इसमें डिफॉर्मेशन आई है वो मैंने यहाँ पे मार्क कर दी है। अब अगर मैं बात करूं स्टील की, इफ आई टॉक अबाउट दी स्टील, स्टील में फाइनल डिफॉर्मेशन क्या निकल के आ रही है? व्हाट द फाइनल डिफॉर्मेशन ऑफ द स्टील? दिस इज द फाइनल डिफॉर्मेशन ऑफ द स्टील। ये फाइनल डिफॉर्मेशन है स्टील की। ये आपको थर्मल एक्सटेंशन से ज्यादा मिल रही है। ऐसा कब पॉसिबल होगा? व्हेन इट इज पॉसिबल? ऐसा तब पॉसिबल होगा जब इसमें क्या डेवलप हो जाए? टेंशन डेवलप हो जाए। तो टेंशन की वजह से भी इसमें क्या आना चाहिए? एक्सटेंशन आना चाहिए। तो टेंशन की वजह से इसमें एक्सटेंशन आना चाहिए, तो लिख दिया टेंशन। और यहाँ पे कंप्रेशन की वजह से कॉन्ट्रैक्शन आनी चाहिए। तो ये कंप्रेशन की वजह से कॉन्ट्रैक्शन आनी चाहिए। ये मेरा क्या आ गया? डिफॉर्मेशन डायग्राम आ गया। कहीं भी फोर्सेस नहीं दिखाया। अभी कोई जाग जाएगा सर फोर्स तो कंसिडर किया ही नहीं। भाई फोर्सेस नहीं दिखाया, बस क्या दिखाई? डिफॉर्मेशन दिखाई है। पीछे वाले डायग्राम में तो मैंने डिफॉर्मेशन दिखाई नहीं थी, ये मानते हुए कि यार इतना तो ऑब्वियस है कि जब ये हॉरिजॉन्टल रहेगा तो स्टील और ब्रॉन्ज के अंदर हमारी डेल्टा क्या रहेगी? सेम रहेगी। पर इस बार आपको बना के दिखानी पड़ी क्योंकि वेरिएशन है, देयर इज अ वेरिएशन हियर। तो एक तो मेरी कंपैटिबिलिटी इक्वेशन आ जाएगी, वन विल बी कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, तो वो लिख दूंगा कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। दूसरी आएगी मेरी फोर्स इक्वेशन। अब फोर्स इक्वेशन के लिए मुझे पता होना चाहिए भैया फोर्सेस क्या है। तो मेरे जो कॉपर बार है उसमें क्या डेवलप हुई? जो मेरा कॉपर बार है उसमें क्या डेवलप हुई? इन कॉपर व्हाट इज देयर? इन कॉपर देयर इज कंप्रेशन एंड इन स्टील देयर इज टेंशन। अब इस बात को समझाने के लिए देखो यहीं पर ही बना रहा हूँ। इस कॉपर को भगाया मैंने, नीचे शिफ्ट किया क्योंकि मुझे फोर्सेस दिखाने हैं। आई हैव टू शो दी फोर्सेस। स्टील को भगाया, इसको भी नीचे शिफ्ट किया। दोनों के लेवल में फर्क है, 0.2 मीटर का फर्क है मेरे ख्याल से। हाँ, 0.2 मीटर का फर्क है। तो हमारे कॉपर में तो क्या है? दूसरा कलर लेते हैं, व्हाइट कलर। कॉपर में तो है हमारा कंप्रेशन, तो ये हमारा फोर्स इन कॉपर आ गया। और स्टील में क्या है? टेंशन। फोर्स इन स्टील आ गई, फोर्स इन स्टील दिखाई। अब एबीसी के अंदर मेरे को अगर यही फोर्सेस दिखाने हैं, एबीसी के अंदर बी पॉइंट पे जो फोर्स होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? इक्वली ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर। ये इक्वली ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर ये फोर्स आ गया, दिस इज द फोर्स। और यहाँ पर इक्वली ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये फोर्स आ गया। तो अब ये मेरी फ्री बॉडी डायग्राम भी बन गई। दिस इज द फोर्स इन कॉपर, दिस इज द फोर्स इन स्टील। अब अगर इसमें कोई डाउट हो तो बता दो भाई। डिफॉर्मेशन भी दिख रही है, फोर्स भी दिख रहा है, बोथ द पॉइंट्स आर विजिबल। चले आगे। अब एक कंपैटिबिलिटी इक्वेशन आएगी, एक हमारी स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन आएगी। खत्म। तो अगर स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाएं या पहले कंपैटिबिलिटी इक्वेशन लगाते हैं, तो पहले कंपैटिबिलिटी इक्वेशन लगाएं। क्या है कंपैटिबिलिटी इक्वेशन? कंपैटिबिलिटी इक्वेशन सिमिलर ट्रायंगल से लगा देंगे।
So we'll say from compatibility equation. From compatibility equation, क्या है compatibility equation? डेल्टा कॉपर डिवाइड बाय 1 मीटर. कॉपर और स्टील बार में सेम डिफॉर्मेशन तब हो सकती है जब दोनों की लेंथ में ज्यादा वेरिएशन हो. फिर से सवाल ही समझ में नहीं आया, क्या बोला आपने? ज्यादा वेरिएशन हो. सो डेल्टा कॉपर डिवाइड बाय 1 मीटर, डिवाइड बाय 1 मीटर, दिस इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ स्टील डिवाइड बाय, ये दूरी कितनी है? 1 मीटर प्लस 1 मीटर, 2 मीटर. ये हमारी कंपेटिबिलिटी इक्वेशन है. 1 मीटर प्लस 1 मीटर. सो व्हाट इज द कंडीशन डेवलप्ड? डेल्टा ऑफ स्टील इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा ऑफ कॉपर. ये मेरी पहली रिलेशनशिप है. दिस इज अवर फर्स्ट रिलेशनशिप. वैल्यू पुट करो इसके अंदर अब डेल्टा कॉपर स्टील की. सो डेल्टा स्टील इज ट्वाइस द डेल्टा ऑफ कॉपर. अब स्टील में डिफॉर्मेशन, लो भैया स्टील के डिफॉर्मेशन, एक तो हमारी थर्मल है और दूसरा जो हमारा इसमें टेंशन डेवलप हुआ. दोनों ही एक्सटेंशन है, दोनों ही एक्सटेंशन है, तो डालो दोनों की एक्सटेंशन. दोनों की एक्सटेंशन पहले थर्मल वाली, थर्मल वाली एक्सटेंशन लेंथ ऑफ स्टील, लेंथ ऑफ स्टील अल्फा ऑफ स्टील डेल्टा टी प्लस टेंशन की वजह से एक्सटेंशन फोर्स इन स्टील लेंथ ऑफ स्टील डिवाइड बाय एरिया ऑफ स्टील मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील. जो भी बोल रहे हो लिख के बताओ क्या बोल रहे हो. एरिया ऑफ स्टील मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील. दिस इज इक्वल टू ट्वाइस द डेल्टा ऑफ कॉपर. डेल्टा ऑफ कॉपर, अब डेल्टा ऑफ कॉपर, ये देखो ये डेल्टा ऑफ कॉपर लिखना है. तो टेम्परेचर की वजह से तो क्या हुआ है इसमें? टेम्परेचर की वजह से तो एक्सटेंशन हुई है. टेम्परेचर की वजह से एक्सटेंशन, तो लेंथ ऑफ कॉपर अल्फा ऑफ कॉपर डेल्टा की. और जो हमारा फोर्स है इसकी वजह से क्या आया है इसमें? जो हमारा फोर्स है उसकी वजह से इसमें क्या है? कंप्रेशन है. कंप्रेशन है तो माइनस साइन लगाया कंप्रेशन का. सो कंप्रेशन का माइनस साइन, फोर्स इन कॉपर, लेंथ ऑफ कॉपर, एरिया ऑफ कॉपर, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉपर. सी यू लिखना है, सी यू लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता. मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉपर, ऊपर यू लिखा हुआ तो यहाँ पर भी यू लिख दिया. सो सॉल्व. ओनली टू अननोन्स आर देयर, दो ही अननोन है. फिर से जैसे पीछे आपने रिलेशन निकाल के दिखाई थी, एफ एस टी और एफ सी यू में रिलेशनशिप यहाँ से आ जाएगी. निकाल के दो, सॉल्व करो इसे. ऑल दी वेरिएबल्स आर गिवन टू यू. सवाल में सारे वेरिएबल गिवन है, चेक करो. स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में स्ट्रेस को वाई एक्सिस पर ही क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? वाई हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक्स हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है. अब इसमें दिक्कत स्ट्रेस स्ट्रेन की नहीं है, इसमें दिक्कत बचपन के पापों की है. जब कर्व बनाते हैं, ये हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होती है, डिपेंडेंट वेरिएबल होती है. तो स्ट्रेस डिपेंडेंट था किसके ऊपर? स्ट्रेन के ऊपर. स्ट्रेन की वजह से स्ट्रेस आया था. तो इंडिपेंडेंट चीज हमेशा एक्स एक्सिस पे आएगी, डिपेंडेंट चीज हमेशा वाई एक्सिस पे जाएगी. डालो ये सारी वैल्यूज, पुट ऑल दी वैल्यूज इन दिस एक्सप्रेशन. वैल्यूज पुट कीजिए, सिंप्लीफाई करके ये रिलेशन निकाल के बताओ क्या आ रहा है.
सब्स्टिट्यूट करी वैल्यूज। सवाल में पूछा क्या है? स्ट्रेस पूछा है। एफ एस इज इक्वल टू 115.2। एफ एस इज इक्वल टू 115.2 माइनस 3.47। सो माइनस 3.47 फोर्स इन कॉपर, यही है। तो एक रिलेशनशिप तो आपके पास ये आ गई। अब बात करते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन। हिंज आ गया, फोर्स तो काम करेगा नहीं, कौन काम करेगा? अब मोमेंट काम करेगा। तो लगाओ फ्रॉम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन। सो आई विल से फ्रॉम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन, फ्रॉम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन अब बोलेंगे नेट मोमेंट अबाउट पॉइंट ए मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट जीरो कर दो। तो ए पॉइंट के अबाउट अपन मोमेंट जीरो करें तो फोर्स इन कॉपर इनटू कितनी दूरी है? 1 मीटर की दूरी माइनस फोर्स इन स्टील, क्योंकि ये किस डायरेक्शन में है? एंटी क्लॉकवाइज। ये किस डायरेक्शन में है? क्लॉकवाइज में। दूरी कितनी है ये? 2 मीटर की। 2 मीटर की। सो दिस मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? जीरो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स इन कॉपर इज इक्वल टू ट्वाइस ही फोर्स इन स्टील। तो एक रिलेशनशिप तुम्हारे पास ये है, एक रिलेशनशिप ये है। दिस इज वन रिलेशनशिप, this is the other relationship. Solve two equation, two unknown. So from 1 and 2, फोर्स इन स्टील निकाल लो। फोर्स आ जाएगा तो स्ट्रेस आ जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स इन कॉपर निकाल दो, फोर्स आ जाएगा तो स्ट्रेस आ जाएगा, स्ट्रेस इन कॉपर अपॉन एरिया ऑफ कॉपर। खत्म कहानी। ये तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। कॉपर की जो वैल्यू यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एफ एस सी लिखो, ये दुगना हो जाएगा। फोर्स इन स्टील तो डायरेक्ट निकल के आएगा। कॉपर में 29। फोर्स बता रहे हो स्ट्रेस बता रहे हो? फोर्स ही बता रहे हैं। कॉपर में 29, 29.01 किलो न्यूटन में। और ये स्टील में कितना है? 14.5, 14.5, 14.5 किलो न्यूटन। स्ट्रेस निकाल के बताना। स्टील में कितना है? 36.25 एमपी। और कॉपर में कितना है? 48.33 एमपी।
ठीक है, अब तो कुछ बचा ही नहीं, वो तो सारा हो ही गया सॉल्व। नोटेड। ठीक है, तो टेम्परेचर वाले तो खूब सवाल करा दिए, आज ही कर लिए हमने 2-3 सवाल तो। चलो वापस आ जाओ। कौन सा केस चल रहा था ये हमारा? व्हाट वाज द केस बीइंग डिस्कस्ड? कौन से नंबर का केस था ये हमारे? 8वें नंबर का केस था, केस 8। सो केस 9। स्टिल वी आर टॉकिंग अबाउट डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन में अलग अलग केसेस कर रहे हैं, हर केस के ऊपर प्रॉब्लम भी करा रखी है आपको। फॉर एवरी केस डिफरेंट प्रॉब्लम्स आर आल्सो बीइंग डिस्कस्ड। केस 9। केस 9 है हमारे पास अब, नट एंड बोल्ट सिस्टम। केस 9 इज नट एंड बोल्ट सिस्टम। क्या है नट एंड बोल्ट सिस्टम? सबने देख रखा होगा नट एंड बोल्ट सिस्टम। इसकी रियल पिक्चर भी भेजना मुझे, डायग्राम तो बना के दूंगा ही मैं आपको, आई शो यू द डायग्राम, बट सेंड द रियल पिक्चर फॉर बेटर क्लैरिटी। ये तो हो गया हमारा बोल्ट। सो दिस इज अवर बोल्ट। बोल्ट, इसके ऊपर कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि समझने में आसानी रहे। इसके ऊपर हमने बिठाई ट्यूब। देन नट। सो दिस इज अवर नट। अब एक बार रियल पिक्चर भी निकाल देना इसकी। बस फोर्सेस का नेचर समझना है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। पीछे जब इतने सवाल कर लिए तो इसमें तो कुछ भी नहीं है। एक ज्यादा लाइन बना दी नीचे, ऊपर भी एक ज्यादा कर दो ना, सेम थ्रेड्स सेम निकल के आएंगे। सो दिस इज अवर नट, दिस इज बोल्ट, ये हमारी ट्यूब है, दिस इज द ट्यूब। डायमेंशंस मार्क कर सकते हो, कैपिटल डी, दिस इज स्मॉल डी। ये कैपिटल डी हमारी। तो ये हमारा नट बोल्ट सिस्टम हो गया। डायमेंशन भी सारे सेम है, कोई बड़ी इशू नहीं है। चलो अब नेचर ऑफ फोर्सेस की हम बात करते हैं। अगर आपने नट को टाइट किया, इफ यू टाइटन द नट, कमेंट अपॉन द ट्यूब, व्हाट विल हैपन टू द ट्यूब? ट्यूब कंप्रेस होगी या एक्सटेंड होगी? अगर मैं नट को घुमाता हूं तो ट्यूब क्या कर जाएगी? कंप्रेस कर जाएगी। ट्यूब कंप्रेस कर जाएगी। ट्यूब में क्या आएगा? कॉन्ट्रैक्शन आएगा।
ट्यूब में क्या आएगा, कॉन्ट्रैक्शन आएगा। देखो दूसरा एंड इसका ब्लॉक्ड है। चलो अब बोल्ट की बात करें, बोल्ट क्या करेगा, बोल्ट क्या करेगा, बोल्ट विल एक्सटेंड। तो ट्यूब कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी, बोल्ट एक्सटेंड हो रहा था। चलो आगे कंपेटिबिलिटी इक्वेशन, क्या कंपेटिबिलिटी इक्वेशन आई, नट जितना भी मूव किया, नट जितना भी मूव किया ये ट्यूब के कॉन्ट्रैक्शन और बोल्ट के एक्सटेंशन के बराबर होना चाहिए। क्लियर है। तो पहली कंपेटिबिलिटी इक्वेशन क्या आई, मूवमेंट ऑफ द नट विल बी इक्वल टू कंप्रेशन ऑफ द ट्यूब एंड एक्सटेंशन ऑफ द बोल्ट। सेकंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अगर स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाऊं, मैं क्या बोल दूंगा, नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो, यानी कंप्रेशन माइनस टेंशन इज इक्वल टू जीरो। यानी इसका मतलब ट्यूब में जितना कंप्रेशन है वो बोल्ट में टेंशन के क्या होना चाहिए, वो बोल्ट में टेंशन के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो दोनों में बराबर आएगा, खत्म कहानी। क्लियर है पूरी कहानी। तो ये स्टोरी हमारी। तो बोल्ट हमारा क्या कर जाता है, बोल्ट हमारा एक्सटेंड कर जाता है, ट्यूब हमारी कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। अगर मेरे को ये फ्री बॉडी डायग्राम के फॉर्म में बताना हो, यहीं पे फ्री बॉडी डायग्राम बता सकते हैं। तो ट्यूब में कॉन्ट्रैक्शन आएगी, डॉटेड लाइन से दिखा देता हूँ। तो ये हमारे ट्यूब की कॉन्ट्रैक्शन है। नेचर ऑफ फोर्स क्या है, कंप्रेसिव। सो नेचर ऑफ फोर्स क्या है, कंप्रेसिव। सी, नेचर ऑफ फोर्स कंप्रेसिव, सी, दिस इज डेल्टा वॉट, ट्यूब। तो ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब बोल्ट क्या करेगी हमारी, बोल्ट एक्सटेंड करेगी। तो बोल्ट के एक्सटेंशन को दिखाने के लिए इसको साइड में रखो, पहले एरो से दिखा दो भैया ये बोल्ट है, एरो से दिखा दिया ये बोल्ट है। कलर चेंज कर लेना, एरो से दिखाया बोल्ट है। बोल्ट में क्या आएगा, बोल्ट में आएगा एक्सटेंशन। बोल्ट में आ गया एक्सटेंशन। नेचर ऑफ फोर्स, नेचर ऑफ फोर्स इज टेंसाइल, नेचर ऑफ फोर्स इज टेंसाइल। दिस इज डेल्टा ऑफ व्हाट, दिस इज डेल्टा ऑफ बोल्ट। ये डेल्टा है हमारे बोल्ट का। तो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन तो क्या बोलेगी, डेल्टा ऑफ बोल्ट प्लस डेल्टा ऑफ ट्यूब मस्ट बी इक्वल टू मूवमेंट ऑफ द नट। ये नट के मूवमेंट के बराबर आ जाएगा। अच्छा नट की मूवमेंट भी कैसे बताते हैं, नट की मूवमेंट बताते हैं भैया पिच के फॉर्म में। पिच का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिच। अभी नई टर्म यूज करी मैंने, पिच। अब आप बोलोगे सर ये पिच क्या होती है, तो पता ही नहीं चला पिच। व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज पिच, पिच मतलब है कितनी दूरी चलेगा नट जब आपने इसको एक बार घुमाया, इसको हम पिच बोल देते हैं। थ्रेड हेलिकल, अगर आप नट को एक बार घुमाओगे, अगर आपने नट को एक बार घुमाया तो ये कितनी लेटरल डिस्प्लेसमेंट देता है, इसको मैं क्या बोल देता हूँ, पिच बोल देता हूँ। तो अगर मुझे टोटल मूवमेंट निकालनी है नट की, क्या करो, इसके नंबर ऑफ रोटेशंस को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, इसके नंबर ऑफ रोटेशंस को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, पिच के साथ। ये आपको इसकी टोटल मूवमेंट बता देगा, दिस विल गिव यू द टोटल मूवमेंट। बस यही है हमारा नट और बोल्ट सिस्टम। नोट कर लो सारी कहानी इसकी। सो विल से in nut and bolt assembly, a tight fitted, in nut and bolt assembly, a tight fitted assembly, a tight fitted assembly is made, is made, a tight fitted assembly is made. And if, and if further rotation, and if further rotation, and if further rotation, and if further
rotation to the and a further rotation to the that is provided that is provided it will lead to the development of compression in tube. It will lead to the development of compression in tube and tension in the bolt. नेक्स्ट जानकारी दी थी आपको, फोर्स हो गया, मूवमेंट की. नेक्स्ट पॉइंट सेज नाउ इफ नट एंड बोल्ट असेंबली is subjected to nut and bolt assembly is subjected to change in temperature thermal stresses are also introduced. In tube and bolt. अगर मैं टेम्परेचर को चेंज करूं तो थर्मल स्ट्रेस भी आ जाएंगे. तो टोटल स्ट्रेस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा देंगे. We'll go for principle of superposition. So we'll say total stresses. तो हम बोल सकते हैं total stresses in this case is computed by principle of superposition. So total stresses in this case is computed by the principle of superposition. ठीक है, खत्म कहानी. नोट कर लो. अब इक्वेशन लिख के दे देता हूँ आपको. I'll write the equation. इक्वेशन लिखने तो कैसे लिखेंगे? So we'll say from static equilibrium condition. पहला रिजल्ट क्या आ रहा है? What the first result coming out? Compressive force in tube must be equal to what? Tension in what? Bolt. So must be equal to tension in bolt. तो पहली रिलेशनशिप तो ये. दूसरी, नट की जितनी भी मूवमेंट होगी वो इन दोनों के डिस्प्लेसमेंट के बराबर ही होगी. तो दूसरा we'll say from compatibility equation. From compatibility equation. क्या बोलती है compatibility equation? Compatibility equation ये बोलती है कि जो हमारा कंप्रेशन है, कंप्रेशन किसमें हुआ है? ट्यूब में. कंप्रेशन इन ट्यूब प्लस एक्सटेंशन ये हुआ है बोल्ट में. किसके बराबर होना चाहिए? ये बराबर होना चाहिए मूवमेंट ऑफ नट के. दिस इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ नट. सो मूवमेंट ऑफ नट. कंप्रेशन कैसे लिख सकते हैं? हाउ वी कैन राइट कंप्रेशन? सो वील से C of tube, L of tube upon area of tube, E of tube plus
T of bolt, length of bolt, area of bolt, modulus of elasticity of bolt. मूवमेंट ऑफ नट को कैसे बताया था मैंने पीछे? मूवमेंट ऑफ नट को बताया था n इंटू पी। ये मेरी दूसरी इक्वेशन आ गई। इसमें n क्या है? So we'll say here n is equal to what? Number of rotations, number of rotations of nut, और p क्या है? p है हमारी पिच ऑफ द नट। खत्म हमारी थ्योरी पूरी इसकी। इट इज द पिच ऑफ द नट। नोट करो, सवाल करें इसके ऊपर। बोल्ट में कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आएंगे। बोल्ट देखो डिफाइन कर रखा है, लिखा हुआ है कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आएंगे। बोल्ट मार्क कर रखा है, फोर्स दिखा रखा है। ट्यूब मार्क कर रखा है, फोर्स दिखा रखा है। सेम चीज लिखी भी है, टेंशन इन बोल्ट, कंप्रेशन इन ट्यूब। और ये सब करने के बाद लास्ट में आप पूछ रहे हो सर बोल्ट में कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आएंगे। कहाँ गैप रह गया, मेरे को ये समझ में नहीं आया। नोटेड। इसकी रियल पिक्चर भेजी किसी ने? नहीं भेजी। बढ़िया बात है, नहीं भेजी तो लो सवाल देखो इसके ऊपर। ये हो गया था, ये भी हो गया था। रेफर द प्रॉब्लम ऑन दिस। ठीक है, करो। देखो सवाल क्या पूछा हुआ है। तो प्रॉब्लम सेज अ स्टील रॉड ऑफ 20 mm डायमीटर। स्टील रॉड है जिसका डायमीटर 20 mm दे रखा है आपको। पासेस सेंट्रली थ्रू अ टाइट फिटिंग कॉपर ट्यूब। ये टाइट फिटिंग कॉपर ट्यूब है जिसका डायमीटर 40 mm का है। देन ट्यूब इज क्लोज विद द हेल्प ऑफ अ रिजिड वॉशर ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस। तो वॉशर है नेग्लिजिबल थिकनेस की। एंड नट्स आर थ्रेडेड ऑन द रोड। रॉड के ऊपर आपने नट्स को थ्रेड कर रखा है। ठीक है, नट दिखाया नहीं है इसने डायग्राम के अंदर। द नट्स आर टाइटेंड। अब आपने नट को टाइट किया। टिल द कंप्रेसिव लोड ऑन द ट्यूब इज 50 किलो न्यूटन। तब तक आप नट को टाइट करते जा रहे हो जब तक कंप्रेसिव लोड ट्यूब के ऊपर कितना नहीं आ जाए, 40 किलो न्यूटन नहीं, कितना 50 किलो न्यूटन का नहीं आ जाए। और उसी समय जो हमारी स्टील रॉड है इसमें टेंशन कितनी हो जाएगी? सेम एज पर स्टैटिक इक्विलिब्रियम, 50 किलो न्यूटन। बोल रहा है डिटरमाइन द स्ट्रेस इन द रॉड एंड द ट्यूब व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द असेंबली फॉल्स बाय 50 डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर भी चेंज करा रहा है। मतलब इसने तो पहले क्या किया, पहले नट को टाइट किया। नट को टाइट करने के बाद कॉपर में कंप्रेशन आई जो ट्यूब है, और जो हमारी स्टील है उसमें क्या आई है? टेंशन आई है, क्योंकि वो रॉड है हमारी, बोल्ट है हमारा वो। तो कंप्रेशन और टेंशन आया हुआ है। एक तो ये स्ट्रेसेस डेवलप हो जाएंगे। दीज आर दी स्ट्रेसेस। पहला नेचर तो ये है, मतलब पहला पार्ट तो यही है। फिर आपने टेम्परेचर भी घटाया। जब आप टेम्परेचर भी घटाओगे क्या होगा?
व्हेन यू विल रिड्यूस द टेम्परेचर थर्मल स्ट्रेसेस भी आएंगे, बिकॉज इट इज रिस्ट्रेन्ड, आपने इसको रिस्ट्रेन कर रखा है। दोनों को सुपर इम्पोज कर दो, कहानी खत्म। सो पहला पार्ट तो डायरेक्टली निकल के आ जाएगा। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के दिखा रखा है, दैट्स द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस। तो अगर ये फ्री बॉडी डायग्राम है तो हम बोलेंगे फर्स्ट पार्ट विल से आफ्टर रोटेशन ऑफ नट, सो आफ्टर रोटेशन ऑफ नट, नट के रोटेशन के बाद फोर्स दे रखा है कॉपर के अंदर, स्ट्रेस निकालना है, कैसे निकालूंगा? सो स्ट्रेस इन कॉपर विल बी इक्वल टू फोर्स इन कॉपर डिवाइड बाय द एरिया ऑफ द कॉपर ट्यूब, एरिया ऑफ द कॉपर ट्यूब। फोर्स कितना दे रखा है? 50 किलो न्यूटन का। 50 किलो न्यूटन कन्वर्टेड इनटू न्यूटन एरिया। ध्यान रखना अब ये सिलेंडर कैसा हो जाएगा, हॉलो हो जाएगा। तो पाई डी स्क्वायर बाय 4, एरिया कितना है? ये 40 है, 20 है, तो 40 में से 20 घटाएंगे तो 40 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर, सो 40 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर। ये हमारी स्ट्रेस आ गई कॉपर के अंदर। कंप्रेसिव है, ध्यान रखना ही है। कैलकुलेट करो कितनी आ रही है, एमपीए में आएगी। उसी तरीके से स्ट्रेस इन स्टील, फोर्स इन स्टील अपॉन एरिया ऑफ द स्टील, 50 किलो न्यूटन कन्वर्टेड इनटू न्यूटन पाई डी स्क्वायर बाय 4, 53.04, 53.04 एमपीए। नेचर क्या है? कंप्रेसिव। ये निकालना कितना है? एमपीए। नेचर क्या है? टेंसाइल। नेचर है टेंसाइल। 159.15 एमपीए। तो ये स्टील का स्ट्रेस आ गया। कब? जब आपने सिर्फ नट को रोटेट किया, अभी और कुछ नहीं किया है। नथिंग एल्स हैज बीन डन, ओनली नट इज रोटेटेड। और कुछ नहीं किया, बस नट को रोटेट किया। चलो अच्छी बात है। ये सिचुएशन हमारी निकल के आ गई। जब ये सिचुएशन हमारी निकल के आ गई, अब टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर घटाया है, टेम्परेचर घटाया है आपने, तो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन क्या बोलती है? दोनों में डिफॉर्मेशन क्या आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए। तो एक तरफ तो आपने क्या लगा रखा है? एक तरफ तो आपने बोल्ट है, बोल्ट का हेड है, दूसरी तरफ आपने नेट लगा रखा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये निकल के आएगी दोनों में डिफॉर्मेशन तो भैया सेम निकल के आएगी। जितनी कॉपर में होगी उतनी हमारी स्टील रॉड के अंदर होगी, यानी बोल्ट के अंदर होगी। सो व्हेन टेम्परेचर इज चेंज्ड, तो सेकंड पॉइंट, सो विल से आफ्टर डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, घटाया है ना, आफ्टर डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, from compatibility equation we'll say total deformation of copper will be equal to total deformation of the steel, so deformation of copper must be equal to deformation of steel। अब तसल्ली से सोच के बताना मुझे, कॉपर की डिफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। कॉपर में पहले ही क्या था हमारा? कॉपर में कंप्रेशन थी, सो कॉपर में थी हमारी कंप्रेशन, सो कॉपर के अंदर निकल के आई हमारी कंप्रेशन। ठीक है, कॉपर के अंदर है हमारी कंप्रेशन, और आपने टेम्परेचर को घटाया। जब टेम्परेचर को घटाओगे, व्हेन यू विल रिड्यूस द टेम्परेचर, तो इसमें आएगी कॉन्ट्रैक्शन। सो हियर कॉन्ट्रैक्शन विल बी देयर। और कॉम्पैक्शन की वजह से भी क्या आएगा? और कॉम्पैक्शन की वजह से भी क्या आएगा? बिकॉज ऑफ कॉम्पैक्शन व्हाट विल बी ऑब्जर्व्ड? गायब। बहुत बढ़िया। या टेम्परेचर की वजह से तो कॉन्ट्रैक्शन आई है, साथ में कॉपर के अंदर क्या है?
कॉपर के अंदर हमारा कंप्रेशन दिया हुआ है उसने, तो ये तो फिक्स कर दिया, ठीक है। दिस इज अवर फ्री बॉडी डायग्राम। यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अल्फा किसका ज्यादा आ रहा है? हुज अल्फा इज मोर? अल्फा ऑफ कॉपर इज मोर देन अल्फा ऑफ स्टील। अल्फा कॉपर का ज्यादा है स्टील से, अल्फा कॉपर का ज्यादा है स्टील से। फ्री बॉडी डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, एनालाइज करके बताना। कॉम्पोजिट मेंबर, पीछे थर्मल के अंदर मैंने आपको ये सवाल करा रखा है, कॉम्पोजिट मेंबर है, ध्यान रखना ये ट्यूब है, कॉपर, कॉपर और ये स्टील। कॉपर की ट्यूब है, बीच में स्टील फंसा हुआ है। ऐसा नहीं कि ऊपर और नीचे कॉपर है, कॉपर की ट्यूब है, बीच में स्टील फंसा हुआ है। आपने टेम्परेचर को घटाया, टेम्परेचर को घटाया, टेम्परेचर को घटाया तो कॉपर में कॉन्ट्रैक्शन होगी, फ्री कॉन्ट्रैक्शन होगी ज्यादा, स्टील में कम। तो कॉपर में क्या डेवलप हो जाएगा? कॉपर ज्यादा होगा कॉन्ट्रैक्ट, पर नहीं हो सकता ना, दोनों में बराबर आएगी ना, दोनों बंधे हुए हैं। तो कॉपर में क्या आएगी? टेंशन आएगी। किसकी वजह से? टेम्परेचर चेंज की वजह से। ये मत लगाते हैं सर यहाँ पर तो कॉम्पेक्शन बता रहे हो, ये कौन कौन किसकी वजह से था कंप्रेशन? ये कंप्रेशन था जो आपने नट को घुमाया, खत्म हो गई कहानी। नट टाइट करने के बाद, जब नट टाइट हो गया उसके बाद आपने टेम्परेचर चेंज किया, आफ्टर दैट द टेम्परेचर इज चेंज्ड। तो उस टेम्परेचर चेंज की वजह से कॉपर में क्या आई है? टेंशन आई है। तो उसकी वजह से टेंशन आई है, तो जब मैं डेल्टा ऑफ कॉपर लिखूंगा, पहली बात तो फ्री कॉन्ट्रैक्शन होगी, फ्री कॉन्ट्रैक्शन यानी माइनस साइन, लेंथ ऑफ कॉपर, अल्फा ऑफ कॉपर, डेल्टा टी। माइनस साइन क्या बता रहा है? कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि टेम्परेचर घटाया। क्योंकि इसमें टेंशन आई तो एक्सटेंशन होगा, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन कैसे लिखेंगे भैया? हाउ टू राइट द एक्सटेंशन? अब अगर मुझे एक्सटेंशन लिखना है तो मैं बोलूंगा फोर्स इन कॉपर, पी एल, लेंथ ऑफ कॉपर, एरिया ऑफ कॉपर, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉपर, एरिया ऑफ कॉपर, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉपर। अब डेल्टा ऑफ स्टील लिखना है मुझे, डेल्टा ऑफ स्टील। टेम्परेचर घटाया, टेम्परेचर घटाया तो फ्री, तो कॉन्ट्रैक्शन ही होगी, लेंथ ऑफ स्टील, अल्फा ऑफ स्टील, डेल्टा टी। पर जरा बताना स्टील में क्या है इस बार? स्टील में क्या है इस बार? व्हाट इज देयर इन द स्टील? व्हाट इज देयर इन द स्टील? स्टील में है कंप्रेशन। वो देखो ऊपर आ गया, सी सी सी, कंप्रेशन। अरे टेम्परेचर घटाया है, टेम्परेचर घटाया है, कॉपर में ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगी, स्टील में कम कॉन्ट्रैक्शन होगी। लो बना के भी दिखा देता हूँ, कॉपर में ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हुई, पूरा केस करा रखा है ये वाला। स्टील में कम कॉन्ट्रैक्शन हुई, ये स्टील था हमारा, दिस वाज अवर स्टील। इसमें कम कॉन्ट्रैक्शन हुई, तो इसमें ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन, इसमें कम कॉन्ट्रैक्शन, पर प्रैक्टिकली फाइनल तो दोनों का सेम मिलेगा डेल्टा। जब दोनों का डेल्टा सेम है तो आपने कॉपर में क्या किया? टेंशन डेवलप कराया, टेंशन डेवलप हुई है कॉपर के अंदर, ये टेंशन डेवलप कराई है कॉपर के अंदर। पर में यह जो स्टील है इसमें क्या डेवलप हुई? स्टील में डेवलप हुई कंप्रेशन। तो स्टील में डेवलप हुई है कंप्रेशन, तो स्टील में जब डेवलप हुई है कंप्रेशन, कंप्रेशन की वजह से क्या आएगा? कॉन्ट्रैक्शन। तो माइनस फोर्स इन स्टील, लेंथ ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। ध्यान रखना ये माइनस साइन लगा रहेगा, माइनस साइन इंडिकेटिंग व्हाट? माइनस साइन इंडिकेटिंग कि भैया कंप्रेशन है स्टील के अंदर। सॉल्व करो। अच्छा दूसरी चीज, जो फोर्स होगा दोनों में क्या निकल के आएगा? बराबर। दोनों में जो फोर्स होगी वो क्या होगी? बराबर होगी। फोर्स इन बोथ मस्ट बी सेम। तो फोर्स दोनों में सेम है तो उसमें तो कोई इशू है ही नहीं। तो फोर्स दोनों में सेम है, तो मेरे को पूछा क्या सवाल में? स्ट्रेस पूछा हुआ है, रोटेशन की वजह से स्ट्रेस निकाल लिया, ये वाले स्ट्रेस कैलकुलेट करने हैं मुझे। फोर्स इन स्टील एंड कॉपर आर सेम, इसको अगर मुझे स्ट्रेस के टर्म में डालना हो कैसे डालूंगा? इफ आई हैव टू एक्सप्रेस दिस इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस, ताकि डायरेक्टली स्ट्रेस निकल के आ जाए, तो लिखा हुआ है स्ट्रेस, दिस इज स्ट्रेस विच इज रिटन, ये स्ट्रेस लिखित हुई है।
तो ये स्ट्रेस कॉपर की है, ये स्ट्रेस स्टील के, निकाल लो डायरेक्टली। स्ट्रेस इन कॉपर और स्ट्रेस इन स्टील, कैलकुलेट। बस आपको वैल्यू पुट करनी है, सिंप्लीफाई करके निकाल के दो क्या आ रहा है। तो फोर्स इन कॉपर ऑल्सो इज इक्वल टू फोर्स इन स्टील, दोनों बराबर है ये। तो एक ही अननोन है पूरी इक्वेशन के अंदर, कैलकुलेट करो क्या आ रहा है। लेंथ तो दोनों की सेम होगी ना, लेंथ तो दोनों की सेम होगी, लेंथ दोनों की सेम होगी, हाँ। गिवन नहीं है तो दोनों की लंबाई सेम। वैसे जो बोल्ट होता है उसकी लंबाई थोड़ी सी ज्यादा होती है, इट्स लेंथ इज कंपैरेटिवली बिगर, तभी तो नट बैठता है उसके ऊपर। पर आपको सवाल के अंदर गिवन ही नहीं है, तो जब गिवन ही नहीं है तो कंसिडर ही नहीं कर रहे हो, तो इट विल बी स्लाइटली ग्रेटर, बट नॉट गिवन इन दी प्रॉब्लम, तो बराबर लेके चल लेंगे। या आप ये मान के चल लोगे कि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो किसका, असेंबली का, नट के अंदर वाली पूरी असेंबली का, ये मान सकते हैं। वैसे उसको लेंथ देनी चाहिए थी, नहीं दी हुई है। तो लेंथ कैंसल आउट हो जाएगा, इट विल गेट कैंसल्ड आउट। देखो सब जगह से लेंथ कैंसल आउट हो जाएगी, एक ही अननोन बचेगा, फोर्स इन कॉपर और स्टील, दोनों में फोर्स बराबर है, कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। क्वेश्चन स्लाइड। आया किसी का? तो इक्वेशन बहुत सिंप्लीफाइड हो गई है। नाउ द इक्वेशन इज मच सिंप्लीफाइड। लेंथ इज कैंसल्ड आउट, ऑल द वेरिएबल्स आर गिवन, फोर्स की कैलकुलेशन करनी है बस। 11.32 किलो न्यूटन, 11.32 किलो न्यूटन, ये हमारा फोर्स आ गया। इफ दिस इज द फोर्स देन यू कैन फाइंड द स्ट्रेस आल्सो। तो स्ट्रेस इन कॉपर, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, फोर्स इन कॉपर अपॉन एरिया ऑफ कॉपर। जरा बताना क्या आ रहा है। व्हाट अबाउट द नेचर, व्हाट अबाउट द नेचर, टेम्परेचर चेंज की वजह से नेचर क्या है इसका, टेंसाइल कंप्रेसिव, सो दिस इज टेंसाइल। एंड स्ट्रेस इन स्टील, फोर्स इन स्टील सेम, एरिया बदल जाएगा। व्हाट अबाउट द नेचर, हियर नेचर इज कंप्रेसिव, यहाँ नेचर कंप्रेसिव है। कैलकुलेट कर लो दोनों कितनी वैल्यू आ रही है, जैसे ऊपर निकाला हुआ है। बस फोर्स ही तो बदलना है आपको यहाँ पे, इनफैक्ट डायरेक्टली भी निकाल सकते हो।
इस वाले वैल्यू को डिवाइड करो 50 से, मल्टीप्लाई कर दो 11 से, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। एरिया तो सेम ही रहेगा ना, एरिया थोड़ी बदल रहा है। ऊपर 53.05 को 50 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई कर दो 11 से। 12 एंड 36, इसका 12 है, 12 फॉर कॉपर, 12.01 MP है टेंसाइल, और स्टील के लिए है 36.03 कंप्रेसिव। अब आपको बताना है रिजल्टेंट स्ट्रेस, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सो नाउ फाइनल स्ट्रेस। फाइनल स्ट्रेस, फाइनल स्ट्रेस भैया कितना कॉपर के अंदर, पहले क्या था कंप्रेसिव, अब क्या है टेंसाइल। तो 53.05 माइनस 12.01, कितनी वैल्यू आ रही है? सो 53.05 माइनस 12.01 कमिंग आउट टू बी हाउ मच, 41। सो 41 पॉइंट निकालो जो भी आ रहा है, पर नेचर क्या रहेगा इसका, कंप्रेसिव ही रहेगा, क्योंकि रिजल्टेंट कंप्रेसिव आया। पहले था टेंसाइल, अब है कंप्रेसिव स्ट्रेस इन स्टील। पहले था टेंसाइल, कितना टेंसाइल है 159.15, 159.15, और ये कितना है 36.03, 36.03। निकालो ये कितना आ रहा है, इसका नेचर आएगा टेंसाइल, दिस इज टेंसाइल। सॉल्व करके बताओ, सब्ट्रैक्ट करके क्या आंसर आ रहा है। Calculate the resultant value. What is the resultant value coming out? $41.04, और ये दूसरा 123.12। ठीक है, ये हमारे फाइनल स्ट्रेसेस आ गए। These are the final stresses. Done. देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये क्या है, डाटा नहीं दे रखा गया। ये तो दूसरा सवाल है, पिछला वाला सवाल है ही नहीं। इसका मतलब डाटा मिसिंग है यहाँ पे। क्या है, कंप्यूट दी डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन, डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन निकालनी है। H is the thickness of the bar, simply supported है। चलो, this is the variation which is given to you.
ये मिसिंग है, वो मैंने ऐड कर दिया प्रॉब्लम में। आपको डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन पूछ रहा है और डाटा ये दे रखा है कि जो टेम्परेचर है वो लीनियरली वेरी कराया है। टेम्परेचर ऑफ द बार इज वेरिंग लीनियरली 0 डिग्री सेल्सियस एट द टॉप टू T डिग्री सेल्सियस एट द बॉटम। 0 से लेके T डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर की वेरिएशन नहीं दिखा रखी थी आपको। अब इसमें सर्कल की प्रॉपर्टी भी लगेगी। सो टेम्परेचर इज बीइंग इंक्रीज ग्रेजुअली इन दिस केस। टेम्परेचर को ग्रेजुअली बढ़ाया इस केस के अंदर। देखो बनता नहीं बनता फिर तो सॉल्व करके देता ही हूँ मैं। पॉइजन रेशियो भी कराया नहीं है मैंने, इसके बाद आएगा। चलो देखो एनालिसिस क्या है। ऊपर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो ऊपर वाली जो लेयर है हमारी उसमें एक्सटेंशन कितना होगा? ऊपर वाली जो लेयर है उसमें एक्सटेंशन कितना होगा? 0। अब जैसे जैसे आप नीचे आते जा रहे हो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। हर लेयर का टेम्परेचर ऊपर वाली लेयर से क्या है? ज्यादा है। इसका मतलब क्या होगा? हर नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर के कंपैरिजन में ज्यादा एक्सटेंड करेगी। जैसे सबसे नीचे वाली जो लेयर है CD, इसमें टेम्परेचर कितना वेरी कर दिया? T डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर इज इंक्रीज टू T डिग्री सेल्सियस, तो नीचे वाली लेयर क्या कर जाएगी? नीचे वाली लेयर एक्सटेंड कर जाएगी। तो ऊपर वाली लेयर में एक्सटेंशन 0, नीचे वाली लेयर में एक्सटेंशन निकाल सकते हो L अल्फा डेल्टा टी। अब नीचे वाली लेयर एक्सटेंड कर गई L अल्फा डेल्टा टी। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि भैया इट विल अंडरगो द डिफ्लेक्शन। अंडरगो द डिफ्लेक्शन। अब डिफ्लेक्शन आपको दिखाने की, भैया डिफ्लेक्शन कैसे आएगी, हाउ द डिफ्लेक्शन विल बी ऑब्जर्व्ड। डिफ्लेक्शन दिखानी है। तो ए बी के अंदर एक्सटेंशन नहीं आया पर डिफ्लेक्शन दिखानी है। आपको शो द डिफ्लेक्शन। इस बात को समझाने के लिए क्या कर सकता हूँ? सॉल्यूशन लो। दिस इज द डिफ्लेक्शन। ध्यान रखना थिकनेस भी है हमारे बार की। बार बोल दो, बीम बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो। दिस इज द सिचुएशन। मैंने आपको सिर्फ टॉप फाइबर दिखाया है बस अभी। आई हैव शोन ओनली द टॉप फाइबर। नीचे करो और नहीं तो बोलोगे सेंटर से है ये। दिस इज द टॉप मोस्ट फाइबर। दिस वाज ए और ये बी। तो ए बी जो हमारा फाइबर है वो क्या कर गया? ए बी फाइबर हमारा बेंड कर गया और उसपे क्या मिल रही है आपको? डिफ्लेक्शन मिल रही है। डिफ्लेक्शन मिल रही है और बाकी की ये जो वेरिएशन है इसको हटा दो। बस ये बताना था कि भैया सर्कुलर है ये। तो ये डिफ्लेक्ट कर गई है, ये डिफ्लेक्ट कर गई है। बाकी चीजें मार्क करते हैं, कलर चेंज करते हैं। रेस्ट वी कैन मार्क। तो जो बोला था प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल यूज करनी है, अब काम आ जाएगी प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल। मैंने सिर्फ आपको अपर फाइबर दिखाया है, नीचे वाला फाइबर नहीं दिखाया है। क्या रीजन है भी समझ में आ जाएगा। एक तो जगह भी नहीं है, दिखा भी देता। तो ये हमारी डिफ्लेक्शन है डाउनवर्ड डेल्टा। दिस इज डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन डेल्टा। अगर ये डेल्टा है, हमारा टोटल सर्कल है तो बची हुई दूरी कितनी हो गई? 2r - डेल्टा। प्रॉपर्टी होती है सर्कल की क्या? कि अगर आप सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो किसी भी कॉर्ड के ऊपर, ये कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो ये भी L/2 होगी और ये भी L/2 होगी। मैंने इस प्रॉपर्टी को शायद और भी कहीं भी यूज कर रखा है। कहाँ पर? इन्वायरमेंट पे, डिजाइनिंग ऑफ सीवर्स के अंदर।
देयर दिस इन्फॉर्मेशन वाज गिवन टू यू। पहली बार एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ यहाँ पे, इसलिए इसको डिराइव करके दे रहा हूँ, नहीं तो आप आगे इसको हमेशा यूज कर पाओगे डायरेक्टली। यू कैन यूज दिस डायरेक्टली इन द फर्दर डिस्कशंस आल्सो। क्या क्या यूज करें? सो विल से यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द सर्कल। So I'll say using the property of the circle. Using the property of circle. क्या बोलती है सर्कल की प्रॉपर्टी? सर्कल की प्रॉपर्टी ये बोलती है कि 2r माइनस डेल्टा इंटू डेल्टा विल बी इक्वल टू L/2 इंटू L/2। अगर वो जिसको वर्ड्स के फॉर्म में लिखना हो, ये प्रॉपर्टी लिखी है मैंने सर्कल की। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी है सर्कल की मैंने? विच प्रॉपर्टी ऑफ द सर्कल इज बीइंग यूज्ड? हो गया। अब फिर से इसमें कोई स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल नहीं है, देयर इज नो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इन्वॉल्वड हियर। There is no strength of material involved here. तो पहली प्रॉपर्टी तो यूज करी कि परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे सर्कल के सेंटर से, ये कॉर्ड को डिवाइड कर देगा दो इक्वल पार्ट के अंदर। दोनों पार्ट का जो प्रोडक्ट होगा वो सेगमेंट के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो दोनों पार्ट का जो प्रोडक्ट है वो सेगमेंट के प्रोडक्ट के बराबर है। अगर इसको सॉल्व करें आगे, इफ आई फर्दर सॉल्व दिस, आई विल से 2r डेल्टा माइनस डेल्टा स्क्वायर दिस इज इक्वल टू L स्क्वायर बाय 4। L स्क्वायर बाय 4। अब क्योंकि डेल्टा बहुत छोटा है, सो आई विल से सिंस डेल्टा इज स्मॉल, आप बोल सकते हो डेल्टा स्क्वायर इज ऑलमोस्ट जीरो, नेग्लिजिबल। सो इट इज नेग्लिजिबल। अगर ये नेग्लिजिबल है, इस बात का मतलब ये है कि मेरा डेल्टा कितना आ गया? डेल्टा आ गया हमारा L² / 8r। इस रिजल्ट को आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो आगे भी, आगे बहुत जगह यूज होगा ये। तो जो मेरी डिफ्लेक्शन है वो कितनी आ गई? माई डिफ्लेक्शन इज हाउ मच? L² / 8r। अब डिफ्लेक्शन आ गई L² / 8r, मुझे r की वैल्यू पता ही नहीं है, आई डोंट नो द वैल्यू ऑफ r। सेकेंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस, सेकेंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस ए बी, जो हमारी ये ए बी है, जो ए बी है, डेल्टा अगर छोटा है तो आप आर्क की लेंथ को कॉर्ड की लेंथ के बराबर बोल सकते हो। मैं आर्क की लेंथ को कॉर्ड की लेंथ के बराबर बोल सकता हूँ। तो सिंस डेल्टा इज स्मॉल, डेल्टा स्क्वायर इज जीरो, एंड 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 आप क्या बोल सकते हैं? आर्क लेंथ ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड लेंथ ए बी। अब इस आर को भगाना है, देखो भगाते हैं आर को भी, यहां से इज इक्वल टू कॉर्ड लेंथ ए बी विच इज इक्वल टू व्हाट? एल ओनली, जो एल के बराबर ही रहेगी। सो विच इज इक्वल टू एल ओनली। तो आर की लेंथ जो है वो कॉर्ड की लेंथ के बराबर ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, दैट विल नॉट बी चेंजिंग। ठीक है, अच्छी बात है। आओ अगले पेज पे, अब जरा कैलकुलेशन करके देते हैं। सबसे नीचे वाले लेयर में एक्सपेंशन होगा तो उसको भी रजिस्ट करने के लिए, हाँ तो भी करूंगा ना, अभी ये तो बताया, बस ऊपर वाली लेयर बना के दिखाई है। अब नीचे वाली लेयर पे भी आते हैं जब आर को भगाना है। तो हम नीचे वाली लेयर पे आते हैं, नीचे वाली लेयर पे आए, पेज चेंज किया, पेज चेंज किया, सर्कल बनाओ जैसे पीछे बनाया था। फिर सर्कल है हमारा सेंटर, दिस वाज अवर सेंटर, दिस वाज अवर सेंटर। एडिशनल चीजें एलिमिनेट करो, इसका कोई रोल नहीं था, इसको भगा दिया। दिस वाज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये सेंटर था हमारा सर्कल का। दिस वाज अवर आर्क लेंथ ए बी, ये हमारी आर्क लेंथ ए बी है। दिस इज रेडियस, दिस इज अवर रेडियस। नेक्स्ट, थिकनेस कितनी थी हमारी बीम की? एच। सो थिकनेस वाज एच, थिकनेस हमारी थी एच। सो थिकनेस वाज एच। नेक्स्ट, ये हमारा डेल्टा था डिफ्लेक्शन,
दिस वाज डेल्टा डिफ्लेक्शन। तो ये एनालिसिस हम पीछे करके आ गए। तो डेल्टा मैंने आपको पीछे जूम करके या मैग्नीफाई करके बना के दिखा दिया था। ये एच था। नीचे वाला मैंने फ्री हैंड से बनाया तो उसको इग्नोर करना। दिस इज ड्रॉन विद फ्री हैंड, सो इग्नोर। कर्वेचर हो सकता है, वैसे एग्जैक्टली नहीं है। ठीक है। अब आर को एलिमिनेट करना है। आर को कैसे एलिमिनेट करें? इसकी लंबाई कितनी है हमारी? एल। अच्छा, नीचे वाली लेयर का टेम्परेचर कितना है? सीडी का। सीडी का टेम्परेचर है टी डिग्री सेल्सियस। अगर सीडी का टेम्परेचर आपने टी डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया, इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है एल प्लस, सो 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। सो दिस इज दी डेल्टा टी की जगह क्या आएगा? डेल्टा टी की जगह टी आएगा सिर्फ, क्योंकि टेम्परेचर आपने कितना कर दिया है? सो टेम्परेचर आपने कर दिया है टी डिग्री सेल्सियस, तो टी। सो इंस्टेड ऑफ डेल्टा टी आई एम राइटिंग ओनली टी। ये नीचे वाली लेयर की लंबाई निकल के आ गई। लगा दो अब सिमिलर ट्राइंगल। अब तो कुछ बचा ही नहीं इसके अंदर। तो अगर मैं सिमिलैरिटी लगाऊं उसके अंदर, इफ आई अप्लाई दी सिमिलैरिटी, ये सिमिलर ट्राइंगल क्यों लगेगा? ये हमारा सेंट्रल एंगल है थीटा। तो सेंट्रल एंगल थीटा, इट इज इक्वल टू व्हाट? लेंथ ऑफ द आर्क ए बी अपॉन आर। This is also equal to length of the arc CD. Length of the arc CD is equal to what? Length of the arc CD is equal to L into 1 plus alpha T divide by radius. अब radius क्या लिखूंगा इसका मैं? इसका radius लिखूंगा R plus H। तो इसका radius लिखा R plus H। ऐसा करने से कहीं पर हमारा R की वैल्यू आ रही है क्या? Anywhere I'm getting the value of R? L cancel out हुआ। L is getting cancelled out। तो दिस इज गेटिंग कैंसल्ड आउट। ठीक है। और आर प्लस एच उधर चला जाएगा, ये आर इधर आ जाएगा। सो आर प्लस एच सॉल्व करके निकालना पड़ेगा, डायरेक्टली नहीं निकल रहा। 1 प्लस एल्फा टी। सो और एक्सपेंड किया इसको। आर प्लस एच इज इक्वल टू आर प्लस आर एल्फा टी। देखना भैया कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं हो। ये कैंसिल आउट हुआ, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? व्हाट द वैल्यू ऑफ आर? व्हाट द वैल्यू ऑफ आर कमिंग आउट? आर की वैल्यू आ रही है एच अपॉन एल्फा टी। एक बार क्रॉस चेक कर लेना। ये मेरी दूसरी इक्वेशन है, ये हमारी पहली इक्वेशन है। सो फ्रॉम 1 and 2 क्या पूछा था इसने? डिफ्लेक्शन पूछा था ना। तो डेल्टा की वैल्यू कितनी है? डेल्टा की वैल्यू हो गई हमारी एल स्क्वायर बाय 8 आर। आर आपने निकाल लिया। आर यू हैव फाउंड। आर इज इक्वल टू एच एल्फा टी। एच एल्फा टी। क्रॉस वेरीफाई कर लेना एक बार। मैंने डिराइव करके दे दिया है, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना ये रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा। सबसे नीचे वाले लेयर में एक्सपेंशन होगा तो उसको रेजिस्ट करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस रिजल्ट को ध्यान रखना। ये रिजल्ट आगे भी लगेगा, बेंडिंग की थ्योरी में भी अप्लाई करूंगा इस रिजल्ट को। आई अप्लाई दिस रिजल्ट इन थ्योरी ऑफ बेंडिंग ऑल्सो। अभी तो डिराइव करके दे दिया है इसे मैंने। प्रेजेंटली आई हैव डिराइव दिस। नोटेड।
ये क्या आ गया, पॉइजन, पॉइजन रेशियो तो अभी क्या ही नहीं है। कम बैक टू द थ्योरी। ये क्या भेजा हुआ है, चेन 3031, a chain working, a crane has a sectional area of 625 meters mm square, transmits a load of 10 kilonewton. When the load is being lowered at a uniform rate of 40 meter per minute, the chain gets jammed suddenly at a time. The length of the chain unwound is 10 meter, assuming the stress induced in the chain due to sudden jamming. बेटा अभी इम्पैक्ट लोड किया ही नहीं है, कहाँ से कर लोगे? अभी तो इम्पैक्ट लोड कराया ही नहीं है, अभी आएगा आगे। नेक्स्ट केस हमारा वही था, इम्पैक्ट लोडिंग वाला। In mild steel specimen subject to the tensile test cycle, the elastic limit extension is raised and the elastic limit in compression is lowered. This is called, अब ये करा रखा है, यहीं से आइडिया लगाओ, जो करा रखा है वो नहीं बना, जो नहीं करा रखा वो कैसे बन जाएगा? जो करा रखा है, ये तो करा रखा है। मेरे ख्याल से सवाल कराने से पहले लास्ट टॉपिक यही कराया था। दिस वाज द लास्ट टॉपिक व्हिच वाज बीइंग डिस्कस्ड। नहीं करा रखा वॉचिंग इफेक्ट, खोलो नोट्स खोल के देखो। मेरे ख्याल से लास्ट टॉपिक यही कराया था। सेम चीज बताई थी हिंदी के अंदर, वहां पे इसने अंग्रेजी में पूछी हुई है। केस 9, नट बोल्ट सिस्टम हो गया। रेफर द नेक्स्ट केस, केस 10। केस 10 is impact load. So next of the case to be referred is of impact load. We have talked about impact load, how it was being defined. कैसे डिफाइन करते हैं impact load को? How the impact load can be defined? इम्पैक्ट लोड को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड बताए थे आपको, और वो सारी एनालिसिस हमने इसलिए करी थी ये आशा करके कि आगे जब ये चीजें आएंगी तो हमें नेचर ऑफ लोडिंग पता होगी पहले से ही। विल बी नोइंग अबाउट द नेचर ऑफ लोडिंग, इसलिए जब भी कोई सवाल आएगा तो समझने में कभी दिक्कत आएगी नहीं वहां पे। तो ये क्लासिफिकेशन कर रखी है हमने, डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन। अच्छा, ये क्लासिफिकेशन किस बिहाफ पे है ये बता दो। देयर आर सेवरल मेथड्स अवेलेबल बाय व्हिच द लोड कैन बी क्लासिफाइड। खूब तरीके से लोड आपको क्लासिफाई करके बता रखे हैं भर भर के। उसमें एक हमारा ये इम्पैक्ट लोड भी आया था। वन ऑफ द लोडिंग व्हिच वाज बीइंग डिस्कस वाज इम्पैक्ट लोडिंग ओनली। तो ये क्लासिफिकेशन किस बिहाफ पे चल रही थी? दिस क्लासिफिकेशन वाज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? एप्लीकेशन टाइम। इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ लोड एप्लीकेशन टाइम। तो इम्पैक्ट लोड के अंदर जो लोड एप्लीकेशन टाइम है वो कंपैरेटिवली ज्यादा था या कम था? सो इन केस ऑफ द इम्पैक्ट लोडिंग, लोड एप्लीकेशन टाइम was comparatively more or comparatively less? अगर ये लोड एप्लीकेशन टाइम कम कर दिया था हमने, हमने इस लोडिंग को नाम क्या दिया था? यदि लोड एप्लीकेशन टाइम वाज रिड्यूस्ड, दिस वाज टर्म्ड एज व्हाट? इसको हमने शॉक लोडिंग बोल दिया था। दिस वाज टेक्निकली टर्म्ड एज शॉक लोडिंग। So this classification we have discussed earlier.
वही इम्पैक्ट लोडिंग आ गई है यहाँ पे। तो लोड एप्लीकेशन टाइम कंपैरेटिवली ज़्यादा है, सो लोड एप्लीकेशन टाइम इज मोर। तो इम्पैक्ट लगाना है किसी एक मेंबर का दूसरे मेंबर के ऊपर। चलो करते हैं। So next of the cases of impact loading. हाइट से फॉल कराया, इसमें डिफॉर्मेशन आई मैक्सिमम दिस। बस खुद का वेट लग रहा है mg। सो वेट mg, इसको बोल दो ब्लॉक, इसको बोल दो फ्लैंज। चलिए देखिए पूरी कहानी क्या है। सो वैसे तो डायग्राम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बट फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या सिचुएशन है। हमारा एक ब्लॉक है, उसको आपने स्ट्रिंग से अटैच कर रखा है, टोटल वेट उसका कितना है w, नीचे फ्लैंज रखी हुई है। आपने ब्लॉक को अटैच कर रखा था स्ट्रिंग के साथ, स्ट्रिंग आपने कट कर दी, स्मॉल एच हाइट से हमारा जो ब्लॉक है वो फॉल करता है किसके ऊपर, फ्लैंज के ऊपर। इट विल बी सब्जेक्टेड टू व्हाट, इम्पैक्ट लोडिंग। तो हमारा जो फ्लैंज है इसके ऊपर इम्पैक्ट लोडिंग आई, जिसकी वजह से फ्लैंज क्या हो गया, कंप्रेस हो गया। मैक्सिमम कंप्रेशन कितनी दिखा रखी है, मैक्सिमम कंप्रेशन दिखा रखी है डेल्टा। द मैक्सिमम कंप्रेशन व्हिच इज बीन शोन टू यू इज डेल्टा। अब मुझे ये डेल्टा निकालना है। माय एम इज टू कैलकुलेट व्हाट डेल्टा, या आप स्ट्रेस निकाल सकते हो। आप इस इम्पैक्ट लोडिंग की वजह से क्या कैलकुलेट कर सकते हो, स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हो। तो स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, क्या करूं, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दूं। So in order to find the deformation or stress, you can go for energy conservation. So we'll say using energy conservation. So using energy conservation, क्या बोलती है एनर्जी कंजर्वेशन, इसने जो अपनी पोटेंशियल एनर्जी खर्च करी, दिस इज इक्वल टू व्हाट, एनर्जी स्टोर्ड इन दी फ्लैंज, जो एनर्जी स्टोर्ड हो गई हमारे फ्लैंज के अंदर। सो आई विल से लॉस ऑफ potential energy, loss of potential energy is equal to gain of, this is equal to gain of strain energy, gain of strain energy in flange. So gain of strain energy in flange, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी में लॉस कितना हुआ, पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ एम जी एच प्लस डेल्टा मैक्स, यही है। तो ये हमारा आ गया लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट अबाउट गेन, अगर मैं गेन की बात करूं, गेन ऑफ स्ट्रेन एनर्जी, अब स्ट्रेन एनर्जी में गेन, पीछे आपको रेजिलियंस बता रखी थी, रेजिलियंस एंड टफनेस। इन द प्रीवियस केस रेजिलियंस एंड टफनेस वाज बीइंग डिस्कस्ड, तो वो डिस्कशन हम करके आ चुके हैं। तो रेजिलियंस और टफनेस की एनालिसिस हो चुकी है हमारी। तो अच्छा, एरिया अंडर
लोड कंप्रेशन कर्व हमें क्या बताता है, या लोड डिफॉर्मेशन कर्व? एरिया अंडर लोड डिफॉर्मेशन कर्व मुझे क्या बता देगा? एनर्जी बता देगा। पर अगर मुझे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालनी है तो मुझे कौन सा एरिया निकालना पड़ेगा? अगर मुझे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालनी है तो कौन सा एरिया निकालना पड़ेगा? तब मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, नो वॉइस, अगर मुझे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालनी है तो आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का एरिया निकालना पड़ जाएगा। सो एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, जिसको हमने मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, मॉडुलस ऑफ टफनेस बोला था, सो दिस विल बी इक्वल टू एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। सो एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है, इतनी बात ध्यान है, मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का एरिया। तो अगर मुझे गेन इन स्ट्रेन एनर्जी बतानी है, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? सो हाफ ऑफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, ये है मेरी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा साथ में किसके साथ? वॉल्यूम के साथ। सो मल्टीप्लाइड विद द वॉल्यूम। अच्छा, स्ट्रेन की वैल्यू स्ट्रेस के टर्म में लिख सकते हैं। द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस, mgh प्लस डेल्टा मैक्स। सो mgh प्लस डेल्टा मैक्स, दिस इज इक्वल टू हाफ सिग्मा मैक्सिमम का होल स्क्वायर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम को भी डिनोट कर देते हैं v से, लो, सो डिनोटेड बाय v। नेक्स्ट, डेल्टा मैक्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ? ये मेरी डिफॉर्मेशन है, डिफॉर्मेशन को भी स्ट्रेस के टर्म में ले जाऊं, इरेज करो इसे, डिफॉर्मेशन को भी स्ट्रेस के टर्म में ले गया। डेल्टा इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए, पी अपॉन ए इज इक्वल टू स्ट्रेस ओनली है, डेल्टा मैक्स एल अपॉन ई। सो डेल्टा मैक्स एल अपॉन ई, ये हमारी लेंथ बन जाएगी। सो दिस विल बिकम अवर लेंथ। तो हमें तो स्ट्रेस चाहिए, सो आई नीडेड द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, दिस इज अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, देखो कैसे, एम जी टू ई मल्टीप्लाई किया, एच वैसे से वहीं पे था, डिवाइड बाय वॉल्यूम, और प्लस एम जी सिग्मा मैक्सिमम एल, डिनोमिनेटर में देखना कोई चीज छूटे नहीं इक्वेशन के अंदर, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सो टू ई बाय वॉल्यूम, और यहां पर हमारा सिग्मा मैक्स का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, सिग्मा मैक्स का होल स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट, एम जी को भगाने का एक तरीका है, वेट लिखो। वन ऑफ द मेथड टू एलिमिनेट टू वेरिएबल इज टू राइट वेट। तो एम जी को मैं वेट लिख दूंगा, ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, अच्छी बात है। सो दिस विल बी एलिमिनेटेड, ई ई कैंसल आउट हुआ, ई ई इज कैंसल्ड आउट, और कुछ तो मेरे को नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो सिग्मा मैक्स का होल स्क्वायर, सिग्मा मैक्स का होल स्क्वायर, ये माइनस टर्म बनेगी यहाँ पे, तो माइनस सिग्मा मैक्स के साथ वाले कोफिशिएंट, कोफिशिएंट देखना क्या आ रहा है भैया, डब्ल्यू, साथ में टू भी है, साथ में टू भी है, और क्या है, एल बाय वी, एल बाय वी माइनस टू डब्ल्यू ई एच बाय वॉल्यूम। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना है यही है या नहीं है। तो इम्पैक्ट लोडिंग है, आपका मैक्सिमम स्ट्रेस निकल के आ गया, सॉल्व कर लो, विल गेट द रिजल्ट। एड स्लाइड, तो मैक्सिमम स्ट्रेस किसके बराबर होगी, तो इसका रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट ऑफ दिस इज इक्वल टू व्हाट, सो दिस इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट, डायरेक्ट एक्सप्रेशन है हमारे पास, तो माइनस बी, ये हमारी है बी, सो टू डब्ल्यू एल बाय वी, और माइनस साइन तो पहले लगा हुआ है, सो टू डब्ल्यू एल बाय वी,
सो 2WL/V प्लस माइनस स्क्वायर रूट में आ जाओ, स्क्वायर रूट में आ जाओ, स्क्वायर रूट में, देन व्हाट, अगेन माइनस 2WL/V का होल स्क्वायर, माइनस 2WL/V का होल स्क्वायर, 2WL/V का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए की वैल्यू कितनी है 1, तो ए की वैल्यू है 1, देन सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है हमारी -2WE/H/V, क्रॉस चेक, कोई चीज छूटे नहीं, बस एक वेरिएबल भी छूट गया, डिवाइड बाय 2A, रिजल्ट गलत आएगा फिर, 2A, ए तो हमारा 1 है, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस, लो इम्पैक्ट लोडिंग का आ गया रिजल्ट निकल के, सो मैक्सिमम स्ट्रेस विल बी इक्वल टू 2WL/V, इसको और सिंप्लीफाई कर दो, लेंथ बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट, लेंथ बाय वॉल्यूम, फिर लेंथ ये वाली हटानी पड़ेगी क्योंकि लेंथ हमारे मेंबर का है, ये तो इसको मिस गाइड कर लोगे, सो लेंथ बाय वॉल्यूम, सो लेंथ बाय वॉल्यूम इज एरिया, एरिया 2 भी तो कैंसल आउट हो गया, अगेन सिंप्लीफिकेशन इज रिक्वायर्ड, ये 2 कैंसल आउट हुआ, यहाँ पर 2 था कॉमन बाहर निकला, यहाँ पर था 4 × 2 8, 4 × 2 8, यानी 4 × 2, तो 4 को बाहर निकालूंगा 2 आएगा, तो 2 तो कैंसल आउट हुआ, सो W/A कॉमन, ये W/A, यहाँ से W/A कॉमन आ रहा है, सो W/A कॉमन आ रहा है, दिख नहीं रहा मुझे, L गायब हो गया क्या यहाँ से कहीं से, L इज नॉट देयर, यहाँ पर W/A कॉमन कैसे निकाले, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं सॉल्व होगा डायरेक्टली, सो फर्दर इट इज टू बी सिंप्लीफाइड, लो और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसका 2 तो मैंने कैंसिल आउट कर ही दिया है, इट्स 2 इज बीइंग कैंसिल्ड आउट, 4 था बाहर निकाला, 2 कैंसिल आउट हो गया, तो W/A का होल स्क्वायर ये बन चुका है 8, 8 को 8 की जगह क्या बचा है यहाँ पे, 8 के बजाय बचा है 2, 2 L से मल्टीप्लाई किया, L से डिवाइड किया, L से मल्टीप्लाई किया, L से डिवाइड किया, सो L से मल्टीप्लाई किया, L से डिवाइड किया, तो ये बन गया हमारा AL, सो ट्वाइस W, क्रॉस वेरीफाई करो भाई, सो वॉल्यूम है हमारा, हमें चाहिए एरिया, आई नीडेड द वैल्यू ऑफ एरिया, क्योंकि मेरे को W/A कॉमन निकालना है ना बाहर, तो यहाँ पर एरिया छोड़ा, ऊपर एरिया छोड़ा, तो W/A तो कॉमन निकल गया मेरा, ये लो W/A एरिया, अगर ट्वाइस ऑफ W/A एरिया छोड़ा, EH यहीं पे रखा, क्या छूट गया यहाँ पे, L छूट गया यहाँ पे, अब देखो सही है, अब मेरे हिसाब से कैलकुलेशन सही है, बट फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेना आप, अगेन क्रॉस चेक, यहाँ से W/A अगर हम कॉमन निकालें बाहर, W/A कॉमन निकालें तो 1 प्लस माइनस, सारे रिजल्ट बैठ के अब ध्यान में रखना, ब्रैकेट के अंदर गया, ब्रैकेट के अंदर गया तो ये 1 + 2, सो 1 + 2, W/A तो कॉमन आ चुका है बाहर, W/A कॉमन आ चुके बाहर, सो W/A कॉमन आ चुकी है बाहर, इसका मतलब ये डिवाइड भी हुआ है W/A से, इट मींस इट इज डिवाइडेड बाय W/A, तो इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा W/A से, सो LW/A, सो LW/A, ठीक है, ये हमारी मैक्सिमम स्ट्रेस आई इम्पैक्ट लोडिंग की, W/A और सॉल्व किया, 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, खत्म हो गई कैलकुलेशन, तो वो डायरेक्टली दिखती नहीं है, थोड़ा सॉल्व करोगे तो दिखने लग जाएगी आपको,
नो, व्हाट इज WL by AE? दिख रहा है WL by AE, दिस इज इक्वल टू व्हाट? WL by AE इज इक्वल टू व्हाट? डेल्टा स्टैटिक। अगर ये मेरी स्टैटिक लोडिंग होती तो आपको यही तो डिफ्लेक्शन मिलती है, तो डिफॉर्मेशन इज गिवन बाय WL by AE। तो ये डेल्टा स्टैटिक है हमारी, सो डेल्टा स्टैटिक। बड़ा बना दिया, इसको थोड़ा छोटा कर दो। तो ये हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस है। तो अगर इम्पैक्ट लोडिंग होगी, दिस इज द मैक्सिमम स्ट्रेस व्हिच इज बीइंग डेवलप्ड। व्हाट इज W by A? स्टैटिक स्ट्रेस। और सिंप्लीफाई कर सकते हो, सिग्मा स्टैटिक 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2H डेल्टा स्टैटिक। डेल्टा स्टैटिक खत्म कहानी। अगर मैं H0 कर दूं यहाँ पे, इफ आई रिड्यूस द वैल्यू ऑफ H टू 0, इम्पैक्ट लोड की जगह कौन सा लोड हो जाएगा? इम्पैक्ट लोड की जगह कौन सा लोड हो जाएगा? शॉक लोड हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ इम्पैक्ट लोड इट विल बिकम व्हाट? शॉक लोड। तो ये भी पूछ लेता कई बार, दैट कैन आल्सो बी आस्क्ड। तो शॉक लोडिंग के अंदर H की वैल्यू 0, तो H की वैल्यू 0 पुट कर देना आप। यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ H इक्वल्स टू 0। रिजल्ट क्या निकल के आ जाएगी? शॉक लोड के अंदर जो मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप होता है, वो स्टैटिक स्ट्रेस के सामने कितना निकल के आ गया? दुगना निकल के आ जाएगा। ये 0 हो जाएगा टर्म, ये 1 बचेगा, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2 ट्वाइस ऑफ दिस, यानी माइनस वाला टर्म नेग्लेक्ट हो जाएगा, माइनस टर्म विल बी नेग्लेक्टेड। तो उसको मेंशन भी कर सकते हैं। सो विल से फॉर शॉक लोडिंग कहानी खत्म हमारी। सो फॉर शॉक लोडिंग H की वैल्यू अप्रोच टुवर्ड्स 0, ये 0 को अप्रोच कर जाएगी। तो ये इम्पैक्ट लोड वाला भी केस हो गया हमारा। अब पॉइजन्स रेशो बची हुई है, पॉइजन्स रेशो आ जाएगा, फिर लेटरल स्ट्रेन आ जाएगी, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ जाएगी। ये कल वाली क्लास में कर लेंगे, या हुआ तो आज ही एक और क्लास लगा दूंगा। एक बार शेड्यूल चेक कर लेना, I'll schedule one more class today also। बाकी एक बार शेड्यूल देके बाकी क्लासेस का स्लाइड स्लाइड आगे कर ली है। फिर हमारे केसेस खत्म, देन वील स्टार्ट विद शेयर स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेन तो हो गया सारा, ठीक है। लास्ट, ये लो लास्ट। नोटेड। चलिए, थैंक यू एवरीवन।